जी, तो ये सफ़र जो हमने बड़े जोश व खरोश से शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे लोग जो जज्बाती होके कह रहे थे कि हम डेली के डेली पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथी हमें छोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, मेरा ख़्याल ये था कि अभी आगे आपको 2-3 दिन का गैप मिल गया है, तो इन 2-3 दिन में जो जो पीछे रह गए होंगे वो आगे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 3 दिन के गैप में जो जो आगे जा चुके थे उन्होंने पीछे जाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो है ना वो ये इस दफ़ा ना मैंने पहली दफ़ा तजर्बा किया था क्रैश कोर्स को 3 वीक्स के ऊपर स्प्रेड करने का। नॉर्मली ये होता था कि 10 लगातार दिन, या लास्ट टाइम ये हुआ था कि 8 दिन लगातार हम लोगों ने किया था। तो कम टाइम तक लोगों की हिम्मतें सलामत रहती हैं, लेकिन हर दिन के ऊपर लोड ज़रा ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए इस दफ़ा उसको तोड़ तोड़ के 3 हिस्सों में डिवाइड किया था कि 3 वीक्स के ऊपर स्प्रेड हो जाए ताकि लोग सुकून से साथ साथ चल सकें। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है ना ज़्यादा टाइम गुजरने पे वो वाली एक्साइटमेंट जो है ना वो जो जोश है वो शुरू में 2-3 दिन तक तो रहता है। जैसे क्लासों में एडमिशन लेने के बाद नहीं आप 1 हफ़्ते तक बड़े जोश में होते हैं, आग लगा देंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेंडिंग लेक्चर्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो क्लास में भी हमें काफ़ी हद तक जो है ना उससे मिलता जुलता ट्रेंड नज़र आ रहा है कि आवाम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होती जा रही है, और या तो वो साथ चल नहीं पा रहे, या उन्होंने सोच लिया कि ठीक है ये बाद में यूट्यूब पे तो मिल ही जाना है, तो इनको भी उठा के उसी पेंडिंग लेक्चर्स के फ़ोल्डर में डाल देंगे जहाँ बाकी सारे पेंडिंग लेक्चर्स पड़े हैं, जहाँ इतने सारे पेंडिंग ये भी सही। ठीक है जी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन वही बात है कि फ़ीडबैक सामने आ गया है कि ये इसकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए ताकि लोगों को जितनी भी अजियत होनी है वो कम टाइम में हो जाए। मैंने इसको स्प्रेड किया है कि जो साथ साथ चलना चाहे वो चल सके। किसी भी दिन इतना लोड नहीं है कि आप घर जाके आप कहें कि आज तो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो 13 दिनों के ऊपर स्प्रेड करने का मकसद यही था कि हर बंदा अपने आराम से साथ साथ उसको लेके चल सके। तो आप में से जो अभी भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि उन्होंने कोशिश ये करना है कि हर दिन का टारगेट साथ साथ पूरा करते रहें। बाय द एंड ऑफ दीज 13 डेज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि येस अब हम वी आर गुड टू गो। और शायद अब लेक्चर भी 4 रह गए हैं, तो लोगों ने सोचा होगा 4 लेक्चर रह गए हैं, बाकी 9 को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं 9 दिनों को, और जो 4 हैं उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। लास्ट डे हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप, शायद ये कनेक्टेड है क्या, इसमें सेल है, इसका लेज़र भी नहीं चल रहा, मेरे ख्याल में शायद सेल का मसला है। ठीक हो गया जी, उन्होंने उसको ज़ोर से हाथ मारा, वो मेरे मासूम हाथों से जो है ना वो ऑन होने के चक्कर में नहीं था जी। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? पूरे लॉ में जब भी वर्ड प्रॉपर्टी आई, अनलेस के लॉ ख़ास तौर पे आपको बताया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या ये कोई फिक्स चीज़ है, प्रॉपर्टी का मतलब होगा एसेट्स। अब जब सवाल ये आता है कि पार्टनरशिप के क्या एसेट्स हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि पार्टनरशिप जो है ना वो खुद तो कुछ भी नहीं है, 4-5 लोगों ने मिलके एक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अब ये जो 4-5 बंदों ने मिलके एक अरेंजमेंट किया, और ये जो कागज़ है जिस कागज़ के ऊपर पार्टनरशिप की बातें लिखी हुई हैं, तो ये कागज़ इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इस कागज़ की, यानी कि इस अरेंजमेंट की, यानी कि ये जो इनके दरमियान एक रिलेशन है, इसकी क्या अपने भी कुछ एसेट्स होते हैं? हम कहेंगे हाँ। जब इन्होंने आपस में अरेंजमेंट किया तो इन्होंने एक नए शख्स को वजूद दिया जिसका नाम था पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो चीज़ों को किस तरह से लेके चलेगी, इन सबको कलेक्टिवली पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का अपना एक नाम भी है। तो फिर पार्टनरशिप नामी बिजनेस के अपने कुछ एसेट्स भी होंगे। कौन कौन से एसेट्स होंगे? नंबर 1, वो जो पहले दिन पार्टनर्स ने अपने अपने हिस्से के एसेट्स ला के पार्टनरशिप को दिए, वो है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि इनिशियली पहले दिन एक पार्टनर ने कहा मेरी गाड़ी ले लें, मेरी इतनी परसेंटेज आ गई, एक ने कहा मेरे से 10 लाख ले लें, मेरी इतनी परसेंटेज आ गई। तो पार्टनरशिप को पहले दिन जो अपने तमाम पार्टनर से एसेट्स मिले वो इसके एसेट्स हैं। फिर वो एसेट्स के ऊपर जितना इन्होंने किराया कमाया, वो एसेट्स के ऊपर जितना इन्होंने इंटरेस्ट कमाया, वो एसेट्स के ऊपर जितना भी इनको इंक्रीमेंट लगा, वो एसेट्स में जितना भी इजाफा हुआ, वो सब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। फिर पार्टनरशिप ने अपने पैसों से जो एसेट्स खरीदे, अपने प्रॉफिट से जो एसेट्स खरीदे, उन एसेट्स के ऊपर जो जो कमाया वो सब भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है।
और देन हम कहते हैं कि गुडविल जो है वो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। जब गुडविल आती है तो किताब आपको समझाने की कोशिश करती है कि गुडविल बेसिकली एक बिज़नेस की रेपुटेशन या इस तरह की चीज़ है, और एक बिज़नेस की वर्थ किसी भी बिज़नेस से बढ़ जाती है अगर उसमें गुडविल ऐड हो जाए। अगर याद करें तो वो एक बंदा जिसकी दुकान कुछ लाख की थी लेकिन उसने कुछ करोड़ में बेची, इसलिए कि वो मानता था कि मेरी दुकान की एक गुडविल है और मेरी दुकान जो है वो जो भी लेगा उसको कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इसी तरह से पार्टनरशिप में भी एक गुडविल जनरेट हो सकती है कि एक पार्टनरशिप चलती आ रही है तो कुछ अरसे बाद उसकी इतनी वर्थ बढ़ जाए कि वो अपने एसेट से थोड़ा सा ऊपर की अमाउंट चार्ज कर सकें गुडविल के तौर पे। तो ये किताब ने हमें बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा देखते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, पार्टनर्स के दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक जो भी होगा, ये बात तो हम हर जगह देखते हैं कि जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगा और कुछ कॉमन रूल्स हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप में क्या शामिल है? ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म, वो सारी प्रॉपर्टी जो ओरिजिनली कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म में आई है। कॉमन स्टॉक का मतलब है जो कंबाइंड एसेट्स हैं, जो शुरू में आए एसेट्स, वो ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट, वो जो ओरिजिनली जो एसेट्स आए हैं उसके ऊपर जो राइट, इंटरेस्ट, बेनिफिट, किराए और चीज़ें वो भी इसमें शामिल हैं। देन तीसरी चीज, ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज, परचेज या किसी भी तरीके से जो भी एसेट इन्होंने एक्वायर किया, बाय और फॉर द फर्म, या फर्म ने एक्वायर किया या फर्म के लिए पार्टनर ने एक्वायर करके दिया, एंड ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड। तो जो शुरू में लाए वो इसमें शामिल है, जो शुरू में लाए हुए पे इजाफा हुआ वो इसमें शामिल है, जो पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी गई वो और उसमें जो इजाफा है वो इसमें शामिल है। एंड फाइनली गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस की गुडविल के बारे में फ़ौरन से किताब बताती है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसकी क्वांटिफाइबल वैल्यू होती है, जिसको हम रुपए पैसे में मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल कैन बी कि फर्म की जो रेपुटेशन है, इस रेपुटेशन से आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने का मौका मिलता है। फार्मूला दे दिया उन्होंने कि टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज अ होल, मतलब बिजनेस टोटल फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ का है और सामने एसेट्स नज़र आ रहे हैं 1 करोड़ के रखे हुए, तो 1 करोड़ के एसेट सामने नज़र आ रहे हैं और 3 करोड़ वर्थ है, तो इसका मतलब है 2 करोड़ जो है वो गुडविल के हैं। गुडविल इज टोटल बिजनेस की वर्थ माइनस वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, जो सामने नजर आ रहे हैं नेट एसेट्स, उनकी वैल्यू। तो हमने कहा सामने एसेट 1 करोड़ के हैं, टोटल बिजनेस की वर्थ 3 करोड़ है, तो इसका मतलब है गुडविल इज इक्वल टू 3 करोड़ माइनस 1 करोड़ इज इक्वल टू 2 करोड़, 20 मिलियन गुडविल है। जब एसेट्स की बात हो रही है तो एक दो छोटी छोटी सी बातें किताब ने बताने की कोशिश की। वो कहते हैं, शुरू वाली बात साइड पर रखते हैं, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर्स कंसेंट विल बी डीम्ड टू बी अ, पार्टनरशिप के पैसों से जो भी एसेट खरीदा जाएगा, अगर किसी को पता है या नहीं पता, तो कॉमन रूल है कि जो भी पार्टनरशिप के पैसों से खरीदा गया वो किसका होना चाहिए? पार्टनरशिप का होना चाहिए, चाहे बाकी पार्टनर्स राजी थे या नहीं थे, उन्हें पता था या नहीं पता था। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर करे, अगर खरीदते वक्त फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो एक जगह मौजूद है, उसके पास पार्टनरशिप के पैसे पड़े हुए हैं, उसको एक एसी नज़र आया, उसने कहा ये तो मैं अपने घर ले जाऊँ, मेरे घर में एक एसी मैंने लेना था, पैसे अपने पड़े हुए नहीं, इसके पास पार्टनरशिप के पैसे पड़े थे, इसने वो पैसों से एसी ख़रीदा और घर ले गया। कुछ अर्से बाद पार्टनरशिप के पार्टनर ने क्लेम कर दिया कि ये एसी तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, आपने तो पार्टनरशिप के पैसों से लिया है। तो अगर एसी खरीदते वक्त उसने बताया था कि भाई ये मैं उधार के तौर पे ये पैसे फर्म में से ले रहा हूँ और मैं ये एसी घर ले जाके और अगले ही दिन पैसे लाके फर्म को दे दूंगा, तो अगर तो नज़र आ रहा है कि उसने कोई इंटेंशन बताई है कि मैंने एडजस्ट करना है या ये मेरा अपना एसेट है, मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ, तो फिर वो उसका एसेट काउंट होगा। अदरवाइज कॉमन अजम्पशन ये है कि जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से जो भी खरीदा जाएगा वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी। फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कैसे करनी है, फर्म के एसेट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, वो कह रहे हैं सारे पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। जो फर्म के एसेट्स हैं वो आइडियली सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ भी इसमें प्लस माइनस किया जा सकता है। नो पार्टनर शुड यूज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमारे ये 2 एसेट ये फलाना पार्टनर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो कर सकते हैं। कॉमन रूल ये है कि पार्टनरशिप के एसेट्स जो है वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये थोड़ी सी हमारी डिस्कशन रह गई थी इस चैप्टर में से, हमने इसको क्लोज़ किया। कहानी को अगले दर्जे में दाखिल करते हैं। हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन की है पार्टनरशिप किसे कहते हैं,
पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कितनी किस्म की होती है, कौन से बिज़नेस को पार्टनरशिप कहेंगे, ऐसी कौन सी 5 निशानियां पूरी होंगी कि हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे, फिर पार्टनर्स की कितनी किस्में होती हैं, फिर उन 5 निशानियों के अंदर डिबेट थी कि सबको प्रॉफिट मिलेगा, जिसको प्रॉफिट मिलता है वो हमेशा पार्टनर नहीं होता, वगैरह वगैरह। चैप्टर 12 में आए तो हमने कहा पार्टनर्स के आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के साथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। अब हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप के थर्ड पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, हमारी पार्टनरशिप का बाहर की दुनिया के साथ क्या ताल्लुक़ है। जब हम देखते हैं कि हमारी पार्टनरशिप का बाहर की दुनिया से क्या ताल्लुक़ है तो हमारे जहन में फिर एजेंसी वाली सारी बातें भी आ जाती हैं कि एजेंट थर्ड पार्टीज़ को कितना लायबल होता है, थर्ड पार्टीज़ एजेंट की वजह से प्रिंसिपल को कैसे पकड़ सकती हैं। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा इसकी तरतीब आगे पीछे है, बट हम अपने तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो है वो 2 बड़े मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट और माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आएंगे अथॉरिटी, और अथॉरिटी की डिस्कशन करते करते डिफरेंट तरह की अथॉरिटीज़ को डिस्कस करते हुए चैप्टर के एंड पे जाएंगे। तो इसकी तरतीब मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा हूँ और साथ साथ आप ट्रैक करते रहिएगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन में लेके आना है दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट एक बड़ा मज़े का फिनोमेना है। हम ये बात करते हैं कि एक पार्टनर किसी भी टाइम पे सारे पार्टनर्स की रजामंदी से अपना हिस्सा किसी को पक्का पक्का देना चाहता है। एक तो ये ना कि एक बंदे का थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा उसने अपने तौर पे अपने सब पार्टनर से शेयर किया, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि जी मैं एक बंदे को लेके आना चाहता हूँ जो पार्टनरशिप में मेरी जगह हिस्सेदार बन जाएगा, काम मैं करूँगा, बेनिफिट वो लेगा। इसकी एग्जांपल कैन बी कि एक भाई है जो अपने छोटे भाई की मदद करना चाहता है और उसके वो एक पार्टनरशिप में 30% का मालिक है। वो चाहे तो अपना पूरा हिस्सा, चाहे तो अपना सिलेक्टेड हिस्सा उठा के अपने भाई को उसमें ट्रांसफर बना सकता है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि उसने अपना 30% का 30% अपने भाई के नाम पर रख दिया, तो वो सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर ये एग्री करेगा कि मैं अपना हिस्सा अपने भाई को पक्का पक्का देता हूँ। अगर सारे से मान जाएंगे तो भाई बन जाएगा ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, पार्टनर के हिस्से का जो भी ट्रांसफर है। अब पार्टनरशिप में 2 तरह के हिस्से होते हैं, एक होता है प्रॉफिट में हिस्सा और एक होता है एसेट्स में हिस्सा। जब एक पार्टनरशिप शुरू होती है तो उसमें कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तो हर साल फॉर एग्जांपल आपको 20-20%, 30-30% प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। जब पार्टनरशिप बंद होगी या जब ये बंदा छोड़ के जा रहा होगा तो एक एसेट्स का हिसाब किताब भी होता है कि इस एसेट्स में इस बंदे का कितना हिस्सा है। तो हम किसी को अपना ट्रांसफरी बनाते हैं तो हम उसको ट्रांसफरी अपने प्रॉफिट के हिस्से में भी बना रहे हैं और एसेट्स के हिस्से में भी बना रहे हैं। तो जब ये कहता है कि मेरा भाई मेरी जगह हिस्सेदार है, तो आज प्रॉफिट में ये अपने भाई को अपनी जगह हिस्सेदार बना रहा है। और जब पार्टनरशिप बंद होगी या फ़र्ज़ करें ये बंदा रिटायर हो जाता है तो इसका भाई एसेट्स में भी हिस्सेदार बन जाएगा। इसका मतलब है ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये पार्टनरशिप में मौजूद है, ये काम करता रहेगा। अगर कोई तनख्वाह वगैरह है तो वो भी उसी तरह से चलती रहेगी, पार्टनरशिप भी उसी तरह से चलती रहेगी। भाई घर बैठा है, वो मुदाखलत नहीं करेगा चीज़ों में, काम ये करता रहेगा, सारा कुछ उसी तरह चलता रहेगा। बस एक फ़र्क है कि वो जो साल के एंड पे प्रॉफिट इसको मिलना था वो इसके बजाय किसको मिल जाएगा, इसके भाई को मिल जाएगा। तो जो भाई है ना वो पार्टनर है, ना वो आके अकाउंट चेक कर सकता है, ना वो आके केस कर सकता है कि जी तुम लोग बस पार्टनरशिप को बंद करो, मुझे अपने हिस्से के एसेट्स चाहिए। जब तक ये असल वाला बंदा पार्टनर है तब तक वो शख्स इंटरवीन नहीं कर सकता। हाँ, जिस दिन इसको निकाल दिया जाए या जिस दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए तो उस दिन अब एसेट्स का हिस्से का हकदार बन गया असल पार्टनर। असल पार्टनर ने अपना हक कैसे दे दिया था, ट्रांसफरी को, भाई को, तो भाई आके अब उसके हिस्से का वो सब वसूल कर सकता है। मैं रेगुलर क्लास में इस एग्जांपल को यूँ समझाता हूँ जिससे बात और इजीली समझ आ जाती है कि एक बंदा कहता है मेरा हिस्सा मस्जिद को चला जाए, मेरा जो सालाना प्रॉफिट है उसमें जो मेरा 30% हिस्सा है, मैंने बहुत सारे और काम किए, मैं प्रॉफिट की नीयत से, ये सवाब की नीयत से मेरे जितने भी हिस्सा है वो उठा के आपने मस्जिद को ट्रांसफ़र कर देना है। तो होगा ये कि सालाना प्रॉफिट का हिस्सा वो मस्जिद को जाता रहेगा, ये पार्टनर के तौर पे काम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, लेकिन ये उसके अगेंस्ट पैसे नहीं लेगा, पैसे चले जाया करेंगे मस्जिद को। और जिस दिन पार्टनरशिप बंद होगी वो मस्जिद आके क्लेम कर सकती है कि हमें तो हिस्सा चाहिए। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। ये पार्टनर नहीं होता, ना पार्टनर्स वाले राइट होते हैं, ये बाहर बैठा हुआ एक शख्स है जो ना पार्टनर है ना जो अकाउंट्स देख सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बंदे को, ट्रांसफरिंग पार्टनर को पूछ सकता है कि भाई मेरा हिस्सा मेरे तक नहीं पहुंचा।
वो पार्टनरशिप से कुछ नहीं पूछ सकता। किताब से पूछते हैं, हम ये कहते हैं कि जब भी एक बंदा अपना हिस्सा पार्टनरशिप में किसी भी तरीके से दूसरे को दे देता है, सेल करके दे देता है, दिस कैन हैपन कि आपने हिस्सा ही सेल कर दिया, मॉर्गेज या चार्ज, ये गिरवी शिरवी वगैरह के एक बंदे ने लोन लिया हुआ था और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जब तक मैं पैसे वापस नहीं करता मेरा पार्टनरशिप का हिस्सा आपके पास आ जाए। तो जब एक शख्स अपना हिस्सा किसी दूसरे को फुली या पार्शली दे तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। ट्रांसफरी की क्या राइट है? ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसका शेयर से मिलेगा। फर्म की डिसोल्यूशन या इस ट्रांसफरिंग पार्टनर की रिटायरमेंट पे उसको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ एसेट्स ट्रांसफरिंग पार्टनर के, और अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर। उसको उस दिन से अकाउंट्स भी मिलेंगे, यानी कि जिस दिन वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है या पार्टनरशिप बंद हो रही है तो ये ट्रांसफरी आके अकाउंट्स देख सकता है और अकाउंट्स में आके क्लेम कर सकता है कि मेरे एसेट्स पे इतना हक है या मेरे एसेट्स पे इतना हक है। ये बात समझ आई जी? यहाँ पे एक भाई का एक सवाल है जी, अगर लॉस होगा तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? हमने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपने अपना हिस्सा उसको उठा के दे दिया। अब टेक्निकली जब उसमें कोई लॉस आया तो वो जो घर बैठा वो शख्स है, जो भाई है, या वो जो मस्जिद है, मस्जिद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नुकसान ये हो सकता है कि उसको उस दफ़ा प्रॉफिट ना मिले। ये पार्टनर यहाँ पे मौजूद है, ये लाइबिलिटीज़ में उसी तरह से हिस्सेदार है जिस तरह से हिस्सेदार होते हैं। जो लॉस है, लॉस का हिस्सा जो है वो उसी तरह से, तो फिर हो सकता है कि वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें और अगली दफ़ा के प्रॉफिट्स उसको नेट करके फिर अगर कुछ बचे तो उस मस्जिद को दे दें। तो ऐसे में हमने कहा कि एसेट्स और अकाउंट्स मांग सकता है। ट्रांसफरी की डिसेबिलिटी क्या है? वो पार्टनर नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता, वो बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो अकाउंट्स प्रॉफिट वगैरह को चैलेंज नहीं कर सकता, और ना वो केस कर सकता है कि फर्म को बंद कर दो। तो ये सारे उसके इख्तियारात नहीं हैं। ये ट्रांसफरी के बारे में हमने बात की। ट्रांसफरी एक ऐसा शख्स है जिसको एक बंदे ने अपना हिस्सा दे दिया है, आज प्रॉफिट का हिस्सा दिया है, और जब ज़रूरत पड़ेगी यानी कि जब डेवलप होगा राइट तो एसेट्स का हिस्सा भी उसे मिल जाएगा। इसी से एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले थोड़ा सा हवा में डिस्कस कर लेते हैं। सामने ब्लैक स्क्रीन पे डायग्राम बनी हुई है लेकिन उसकी विजिबिलिटी बहुत बेहतर नहीं होगी। समटाइम दिस कैन हैपन कि एक माइनर को चलती हुई पार्टनरशिप में ऐड कर लिया जाए। कैसे ऐड कर लिया जाए? एक शख्स की अचानक से डेथ हो गई एक पार्टनर की, उसके घर वाले जब हिस्सा मांगने आए तो पार्टनर ने कहा जी अभी आपके एसेट जो है वो हमारे लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, आप एक काम करें, इन साहब के बेटे को हम पार्टनर बना लेते हैं इन साहब की जगह। तो घर वालों ने कहा कि नहीं जी इनका बेटा तो माइनर है। तो माइनर आपको पता है कि पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर इस तरह से अरेंजमेंट नहीं कर सकता। तो फिर लॉ ने इसके लिए गुंजाइश निकाली है माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आप एक माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग वो जो मरा हुआ पार्टनर है उसके बेटे को कहें कि बेटा तुम्हें हम बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड कर लेते हैं। अब बेनिफिट्स में ऐड करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि उस बच्चे को पार्टनरशिप के सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे, उसको लाइबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। यानी अगर फर्म प्रॉफिट में है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर फर्म लॉस में है तो उसको लॉस का हिस्सा नहीं पड़ेगा, और लॉस का जितना भी ओवर एंड अबव हिस्सा है वो बाकी पार्टनर्स तय शेयर कर रहे होंगे। तो जब तक ये बच्चा है छोटा, माइनर है, तब तक समझें तकरीबन ट्रांसफरी की तरह काउंट हो रहा है। लेकिन ट्रांसफरी को आगे चल के पार्टनर बनने का इख्तियार नहीं होता है। इस बच्चे को तो हम पार्टनर के तौर पे शामिल करना चाह रहे हैं, तो ट्रांसफरी अकाउंट सिरे से नहीं देख सकता था। ये बच्चा थोड़े बहुत सामने की बेसिक अकाउंट्स अगर देखना चाहे तो लॉ ने इसको इख्तियार दिया है। तो हुआ ये कि इस शख्स को, छोटे बच्चे को आज पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड कर लिया। अब बाकी 4 पार्टनर्स हैं और ये 5वां पार्टनर नहीं है, ये सिर्फ बेनिफिशरी है। तो जो भी पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स होंगे इसको साथ साथ उतना हिस्सा मिलता रहेगा जितना इसके फादर का था, जितना हमने इसके साथ तय किया है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद ये डिसाइड करेगा कि इसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अगर ये बड़ा होकर कहता है मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो जिस दिन इसने कहा मैंने पार्टनर नहीं बनना उस दिन तक का इसका माइनर का स्टेटस है, उस दिन तक का इसको हिस्सा मिलता रहेगा, और उसके बाद ये फर्म में से अपने एसेट्स निकाल सकता है। और अगर ये कहता है मैंने पार्टनर बनना है, तो हम कहेंगे कि अगर तुमने पार्टनर बनना है तो वो जो हमारे बाकी पार्टनर्स ने पीछे जुल्म सहे हैं, फलाना ईयर में जो लॉस हुआ था वो हमारे बाकी पार्टनर ने शेयर किया था, तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हें लॉस शेयर नहीं किया था। अगर तुम कहते हो मैंने पार्टनर बनना है तो वो जो पास्ट वाले लॉसेज हैं तुम्हें उनमें भी हिस्सेदार होना पड़ेगा, और फ्यूचर में तुम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्टनर हैं। तो इफ़ द पर्सन डिसाइड कि वो पार्टनर बनना चाहता है तो वो लाइबिलिटी शुरू से उसी दिन से उसके ज़िम्मे पड़ेंगी जिस दिन से वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड हुआ था। तो
ये डिसीजन इसने लेना है अपने बड़े होने के 6 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन ये मेजर हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, इसको 6 दिनों में फैसला करना है कि इसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अगर ये 6 महीने में ये फैसला नहीं करता कि मैंने पार्टनर बनना है या नहीं बनना, तो समझा जाएगा कि ये खुद ब खुद पार्टनर है, क्योंकि ओरिजिनल अरेंजमेंट था इस बंदे को हम पार्टनर बनाना चाहते थे। माइनर होने की वजह से पार्टनर नहीं बन पाया, तो मेजर होने के 6 महीने में अच्छा है कि खुद बता दे, नहीं बताएगा तो हम एज्यूम करेंगे कि ये पार्टनर है। ऐसा हो सकता है कि 6 महीने इसको पता ही ना लगा हो, जब ये मेजर हो गया हो तो तब इसे पता ही ना हो कि ये एक पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड है। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा एक पार्टनरशिप में ऐड हो और उसको पता ना हो उसका। भाई फॉर एग्जांपल इसके घर वालों ने ये अरेंजमेंट किया हो कि इस बच्चे के अकाउंट में इतने पैसे आते रहे और बच्चे को ना पता हो उसके अकाउंट में 3-4 अलग अलग जगह से पैसे आते हों। तो 18 साल का एज के होने के बाद किसी भी टाइम पे फर्स्ट करें उसको 20 साल की एज में पता लगा कि वो पार्टनरशिप में ऐड हुआ हुआ है, तो जिस दिन उसे पता लगा वहाँ से 6 महीने का टाइम शुरू हो जाएगा। तो ये 6 महीने स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेटर ऑफ, जिस दिन उसे पता लगा या जिस दिन वो 18 साल का हो गया, वहाँ से 6 महीने काउंट होंगे। 6 महीने में वो फैसला करेगा। फैसला अगर नो है, मैंने नहीं पार्टनर बनना, तो जिस दिन उसने फैसला किया उस दिन तक वो माइनर काउंट होगा, भले वो उस वक्त 20 साल का ही क्यों ना है। उस वक्त तक से उसे बेनिफिट्स मिलेंगे और बाद में उसको एसेट्स दे दिए जाएंगे। और अगर वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है, तो एसेट्स पार्टनरशिप में ही रहेंगे और इसको माजी के वो सारे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे जो नॉट बीइंग अ पार्टनर इसको शेयर नहीं हो रहे थे। ये छोटा बच्चा था तो इसको लॉस चार्ज नहीं हो रहा था। किताब से अगर पूछें, किताब कहती है माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बट विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर फॉर टाइम बीइंग माइनर मे बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको तोड़ के पढ़ते हैं, माइनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। क्यों? वो माइनर है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन सबकी रजामंदी से माइनर में भी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड किया जा सकता है। ट्रांसफरी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर रिटर्निंग मेजॉरिटी क्या उसके राइट्स हैं? उसको एसेट्स और प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जो पार्टनर्स का तय हुआ है, यानी उस हिस्से पे उसका राइट है, उसको मिल नहीं जाएंगे वो एसेट्स, उसका हक है उस पर। उसका हक है कि वो फर्म के अकाउंट्स देख सकता है लेकिन सीक्रेट बुक्स नहीं देख सकता। सामने सामने के बुक्स देख सकता है, सामने सामने के मामला देख सकता है, लेकिन डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल प्रोविजन और ऐसी बातें जो बड़ों को समझ आती हैं कि फलाना को इतना कमीशन का रेट क्यों चार्ज किया, फलाना को कम डिस्काउंट क्यों दिया, फलाना को ज़्यादा डिस्काउंट, बच्चे को ये नहीं पता होगा। बस बच्चे को सामने सामने के अकाउंट्स पता होंगे कि इतना प्रॉफिट आया, इतना एक्सपेंस था, इतना रेवेन्यू था, इसको माइनस करके इतना प्रॉफिट हो गया। डन। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? पर्सनली लाइबल नहीं है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर लाइबल होगा एक्ट्स ऑफ फर्म के लिए। इसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो लाइबल होगा, इससे ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं है। डिसेबिलिटी क्या है? ये पार्टनर का स्टेटस नहीं है, ये केस नहीं कर सकता फर्म के लिए कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे एसेट चाहिए, एक्सेप्ट कि ये कहे भाई मैं ये अरेंजमेंट ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए। उससे पहले ये फर्म पे प्रॉपर्टी या प्रॉफिट्स के लिए केस नहीं कर सकता। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस नहीं है, डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, सादा अकाउंट्स की एक्सेस है। सिर्फ अकाउंट्स को देख सकता है लेकिन डिटेल जो चीज़ें उनको नहीं देख सकता। देन इससे आगे गए, हमने कहा जब मेजर हो जाएगा तो क्या होगा? टर्निंग मेजॉरिटी माइनर को डिसाइड करना होगा 6 महीने में कि उसने रहना है या लीव करना है। ये 6 महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लेटर ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी या व्हेन ही फर्स्ट कम टू नो दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू बेनिफिट्स। पब्लिक नोटिस देगा कि उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो इट इज़ डीम्ड। डीम का क्या मतलब था? ये समझा जाएगा कि वो पार्टनर बन चुका हुआ ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब इसका बर्डन ऑफ प्रूफ कि तुम्हें पता था या नहीं पता था उसी माइनर के ऊपर होगा, क्योंकि एक मशकूक सी बात है कि एक बंदा इतने अरसे से एक प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा हो और अचानक से उठ के कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपको पता है कई दफ़ा सियासतदान आके कह देते हैं हमें पता ही नहीं हमारे अकाउंट्स में पैसे किसने जमा कराए। तो अगर कोई इतनी मासूमियत से कह दे तो फिर साबित उसी को करना पड़ेगा कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें कैसे नहीं पता लगा। अब इस बच्चे को मुसलसल अच्छे खासे पैसे जाते रहे और अचानक से उठ के कह देता है जी मुझे अंदाज़ा ही नहीं था ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ इसी बच्चे के ऊपर होगा कि अगर वो ये कहना चाहता है कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि देखे ना अगर वो 20 साल की एज को है उसको नहीं पता, तो जैसे ही उसे पता लगेगा वहाँ से 6 महीने शुरू होंगे। और अगर वो 6ठे महीने के स्टार्ट में कह देता है कि बस मैंने नहीं पार्टनर बनना, तो समझे 20.5 साल की एज तक उसका माइनर का स्टेटस काउंट होगा, उसको सब बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये वाली बात अदालत में उसी को साबित करनी होगी कि उसे पता था या नहीं पता था। अब 2 बातें हो सकती हैं, वो कहे मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, वो कहता मैं नहीं बनना चाहता। अगर वो नहीं बनना चाहता तो स्टेटस ऑफ माइनर होल्ड अप टू डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, फिर उसके बाद उसका शेयर आगे के किसी भी काम के लिए लायबल नहीं है और वो फर्म पे पार्टनर पे केस कर सकता है कि मुझे एसेट्स और प्रॉफिट का मेरा जो हिस्सा है वो दिया जाए। अगर वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है तो फिर क्या होगा? ही होल्ड पर्सनल लायबिलिटी सिंस द डेट ऑफ एडमिशन।
वो आज से 6-7 साल पहले से, जब से वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड है, तब से लेके आज तक की लाइबिलिटीज़ भी अब उसको देखनी पड़ेंगी जो अभी तक उसके हिस्से में नहीं आई थी। हाँ, जब वो पार्टनर बन जाएगा तो वही सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी होगा जो उसको पहले से मिला हुआ था। तो अगर उस बच्चे को पार्टनरशिप में 15% हिस्सा दिया गया था, तो जैसे ही वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है, तो वो 15% का एक पार्टनर काउंट होगा। तो यहाँ पे ये एक टॉपिक है जो ICAP को काफ़ी पसंद है। इससे रिलेटेड 2-3 कुछ कॉमन सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में आते हैं, तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो वाले जो कॉमन सवाल हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जी माइनर के माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। ये पर्सनल लायबिलिटी ना, ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। 4 पार्टनर हैं, चारों लोगों ने 5-5 लाख जोड़ा और पार्टनरशिप शुरू की। पार्टनरशिप को नुकसान हो गया 35 लाख का, और पार्टनरशिप के पास पड़ा कितना है? 20 लाख। ये बकाया 15 लाख कौन देगा? पार्टनर्स देंगे, अपने घर से देंगे। ये होती है पर्सनल लायबिलिटी, कि बिजनेस के एसेट से ओवर एंड अबव जो आपको ज़ाती तौर पे लायबिलिटी देनी पड़े। जिस वक्त ये सारे अपने अपने घरों से एसेट्स ला के दे रहे होंगे, उस माइनर से कोई कुछ नहीं कहेगा। तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि सारे एसेट्स फर्म के तबाह हो गए तो उसके एसेट्स भी तबाह हो गए। लेकिन ये माइनस में नहीं जा सकता, ये ज़ीरो तक जा सकता है, ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता। जी, अब अगर ये ज़ीरो तक आ गया तो क्या इसकी पार्टनरशिप में वो राइट ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बाकी सब भी तो ज़ीरो पे आए हुए होंगे। फर्म को 35 लाख का नुकसान हुआ, पहले 20 लाख के फर्म के एसेट्स बेचे, फिर 15 लाख के घरों से ला के एसेट दिए। असूलन इनको चाहिए, अगर गैरतमंद है तो पार्टनरशिप बंद कर दें, ठीक है। लेकिन अगर ये उसके बाद भी पार्टनरशिप चलाने की कोशिश करते हैं तो पार्टनरशिप आगे जो जो भी मेहनत कर करके कमाएगी, उसमें सबका हिस्सा उसी तरह से डेवलप होता जाएगा जैसे पहले डेवलप हो रहा था। तो असूलन उस टाइम पे नहीं चाहिए कि ये कहें हम पार्टनरशिप बंद करने लगे, उस बच्चे को पहले साइड पे करें और फिर बड़े मिलकर दोबारा से पार्टनरशिप शुरू करें। जी, माइनर मेजॉरिटी से पहले छोड़ सकता है। यस, माइनर के पास हमेशा राइट है कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकता है। एक जुमला लिखा हुआ था, माइनर अकाउंट्स नहीं देख सकता, अपने हिस्से के लिए केस नहीं कर सकता, सिवाय उस दिन के जब वो डिसाइड करता है कि वो डिसएसोसिएट होना चाहता है। तो वो पहले डिसएसोसिएट अगर होना चाहता है तो वो हो सकता है किताब ने ज़्यादा डिटेल से उस प्रोसेस को नहीं बताया। एक आखिरी सवाल जी, उसका शेयर कैसे डिसाइड होगा? इसको कितना शेयर मिलेगा? देखें, ये शुरू में अरेंजमेंट हुआ है। ये अरेंजमेंट कैसे हुआ है? ये अरेंजमेंट 2 तरह से हो सकता है। एक बंदा मर गया और उसका शेयर उसके बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो जो बाप का शेयर था बच्चे को वही शेयर मिल रहा होगा। या हो सकता है कि वो कहेंगे जी आपका बाप स्किल्स भी प्रोवाइड करता था और उसने पैसे भी दिए हुए थे, तो वैसे तो उसका 30% शेयर था, लेकिन अब अगर पैसे आपके पड़े हैं तो आपका 20% शेयर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे की बेवा या उस बंदे के घर वाले नहीं मानेंगे, तो ठीक है भाई, अपने एसेट्स निकालें और चले जाएं। इसका मतलब है कि विद म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ स्टार्ट तय कर लिया जाएगा कि ये क्या होगा और कितने % का पार्टनर होगा। अगर दोनों पार्टीज राजी होंगी तो ये इस अरेंजमेंट में आएगा, वरना नहीं आएगा इस अरेंजमेंट में। ले जी, अब इसमें ये हमें दोनों तरह के अरेंजमेंट समझ आए, हमने सवाल जवाब भी देख लिए। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, अथॉरिटी के एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ बाहर के लोगों को क्या है, पार्टनर्स बाहर के लोगों को कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। बाहर के लोगों को पार्टनर्स वैसे लायबल हैं जो जैसे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी वाले होते थे। वो सारे रूल इस पर अप्लाई करेंगे, मैं वो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जनरली उनको डिस्कस कर देते हैं। वो रूल क्या थे? पार्टनर्स जॉइंट एंड सेवरल है, किसी एक से भी सारी के सारे लोगों की जिम्मेदारी पूरी की जा सकती है। 10 लाख का नुकसान हुआ, 4 पार्टनर थे, एक बंदे को आके 10 लाख उससे पकड़ के ले गए। अब जिससे पैसे पकड़ के लेके गए उसका क्या राइट है? वो बाकी पार्टनर से जो है वो अपने अपने हिस्से का वो मांग सकता है क्लेम, और अगर उनमें से कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर बाकी आपस में डिवाइड करेंगे। ये सारी बातें जॉइंट एंड सेवरल वाली यहाँ पे दोबारा रिपीट होती हैं। तो यहाँ अगर आप पढ़ दें तो आपने मुस्कुरा देना है, क्योंकि आपको वो वाली बातें तो ऑलरेडी जॉइंट प्रोमिसेस में पता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनर कब लायबल होगा थर्ड पार्टीज को, कब नहीं लायबल होगा। जब उसने एक एक्ट किया है फॉर फर्म तो फर्म लायबल होगी, और जब एक उसने एक्ट किया है फॉर हिमसेल्फ तो वो लायबल होगा। ये समझना ज़रूरी है। वो कौन सा एक्शन है जो उसका एक्शन कहलाता है, वो कौन सा एक्शन है जो उसकी फर्म का एक्शन कहलाता है। अगर वो कोई ऐसा काम करे जो फर्म के बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं है जिसका, तो उसका एक्शन कहलाएगा। वो ऐसा काम करे जिसका ताल्लुक तो फर्म के बिजनेस से है, लेकिन शायद वो फर्म की लोकेशन में नहीं बैठा, या वो अपने इर्द गिर्द वालों को ये नहीं कह रहा है कि ये मैं फर्म के लिए कर रहा हूँ,
तो वो उसका ज़ाती एक्शन माना जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे फ्रंट ऑफिस में अगर कोई आके एडमिशन करा रहा है तो हमारे फ्रंट ऑफिसर ने पैसे पकड़े और एडमिशन किया। ये पैसे पकड़ना, एडमिशन करना उसने हमारे लिए किया, क्योंकि हमारे बिजनेस में रह के हमारे काम के मुताबिक किया। फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ था और एक बच्चा यहाँ पे एडमिशन कराने आया हुआ था और उस बच्चे ने एडमिशन कराते हुए कहा कि आजकल तो फल बड़े महंगे मिल रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते। तो उसने कहा जी SBI आपकी हर तरह से खिदमत करने के लिए तैयार है, हम बैठी खिदमत के लिए, आप दिखाएं पैसे, मैं आपको अच्छे से फल ला के दे दूँ। अब आपने पैसे दिए और वो फल लेने चला गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। शायद फल खुद ही खाने बैठ गया हो, इतने खा लिए हो वापस ना आ सका हो। और आपने SBI में पे केस कर दिया, आपने कहा SBI मेरे फल खा गया या SBI मेरे पैसे ले गया। तो SBI वाले कहेंगे कि भाई आपने क्लासें पढ़ने के लिए जो पैसे दिए थे वो ये रसीद कटी हुई, हम आपको क्लासें पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको फल लाने के लिए भी पैसे दिए थे। तो क्या SBI वो जिम्मेदारी मानेगा? क्यों? हमारे ही नुमाइंदे ने आपसे पैसे लिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जो उसने पैसे लिए हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो किसी भी शख्स का, कोई भी एजेंट का या पार्टनर का कोई भी एक्शन जो उस फर्म के बिजनेस से पर्टेन ना करता हो वो फिर एक्ट ऑफ फर्म नहीं कहलाएगा। याद है एक्ट ऑफ फर्म हमने कहा था, कोई भी ऐसा एक्शन जिस पे फर्म जिम्मेदार होगी वो एक्ट ऑफ फर्म है। इसी तरह से समटाइम लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है और समटाइम इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे फ्रंट ऑफिसर से आपकी मुलाकात हुई स्कर्दू में, आप घूमने गए हुए थे, वहाँ स्कर्दू में आपकी मुलाकात हुई, उसने वहाँ आपको कहा कि हाँ भाई क्या ख्याल है, सीट रिज़र्व करवानी है, बाद में फिर एडमिशन नहीं मिलता। ये भी तो खौफ फैलाया जाता है ना कि वो जल्दी से सीट रिज़र्व करा दो, नहीं तो। और इधर से बच्चे हमें आके कह रहे हैं नहीं जी आपकी सीट्स बाद में मिलेंगी नहीं, तो आप अभी से हमारा एडमिशन कर लें। हम कह रहे हैं भाई अभी अनाउंस तो करने दें हमें एडमिशन, हम आपको एक दफ़ा ज़रा मैं एटलीस्ट ये क्रैश कोर्सेज़ में जो शुरू वाली चीज़ है ये कवर हो जाए तो ठीक है, जब टाइम होगा तब देख लेंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि उसने स्कर्दू में एक बच्चे से पैसे पकड़ लिए कि मैं तुम्हारा एडमिशन पक्का कर देता हूँ। तो शायद कल को हम उसके इस एक्शन को ऑनर ना करें। क्यों? उसने हमारी लोकेशन पे नहीं बैठ के किया और उसको इस तरह की इजाज़त नहीं थी। तो अब ये बड़ा मुश्किल बात है, आपको एक बंदे को देख के कब पता लगेगा, मतलब हमारे फ्रंट ऑफिसर को देख के आपको कब पता लगेगा ऐसे फल लाने की इजाज़त है या नहीं है? हमारे फ्रंट ऑफिसर को उस कद्दू में देख के आपको कब लगेगा? हो सकता है हमने उसे कह दिया हो कि तुम दूसरे शहर भी जाके एडमिशन कर सकते हो। तो या तो कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। इम्प्लाइड अथॉरिटी तो आप एज्यूम करते हैं उस बंदे की पोजीशन से, तो जो उसकी पोजीशन है वो कौन से बिजनेस में बैठा है, उस बिजनेस का मेन काम क्या है, वो कौन सी लोकेशन पे बैठा है और एग्रीमेंट करते हुए उसने क्या बात की है, इन सारी चीज़ों को जहन में रख के देखेंगे तो पता लगेगा कि वो बंदा ऑथराइज है या नहीं है। ये बात समझ आई? तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी हो गया कि उसकी क्या अथॉरिटी है। हमने अथॉरिटी 4 तरह की पढ़ी थी, याद है? एजेंसी में क्या क्या थी? एक्सप्रेस अथॉरिटी थी, इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, इमरजेंसी में अथॉरिटी थी और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी थी, जिसको हम कहते थे ये अपेरेंट अथॉरिटी है। सेम गोज विद पार्टनरशिप। किताब ने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन हम एक दफ़ा इसको अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी कि जो उसके एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो अथॉरिटी कहलाएगी, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी है। यानी कि अगर एक पार्टनर को ये इख्तियार मिला हुआ है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, आप एक पार्टनर से डीलिंग कर रहे हैं, आपने उसे पूछा तुम्हारे पास इस ट्रांजैक्शन को करने का इख्तियार है, उसने कागज़ निकाल के दिखाया, देखिए ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा है, मैं ऑथराइज हूँ। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी जो लिखी जाए, जो एग्रीमेंट में लिखी हो, जो उसके पास लिखी हुई पावर हो, वो नॉर्मली एक्सप्रेस या एक्चुअल अथॉरिटी कहलाती है। याद रहेगा? फिर आती है इम्प्लाइड अथॉरिटी, सबसे कंफ्यूज अथॉरिटी होती है, उसकी पोजीशन से जो आपको नज़र आ रहा है। अब अगर आप याद करें तो एजेंट की पोजीशन से हमें नज़र आता था कि एजेंट ये काम करता होगा। भाई जो बंदा कैश पे बैठा है, आपको समझ आ जाता है कि कैश कलेक्ट करने की इसके पास पावर होगी। गौर से देखें तो पार्टनर ऐसे एजेंट हैं जो फर्म के मालिक भी हैं, तो इनकी अथॉरिटी तो फर्म को चलाने से रिलेटेड हर काम करने की होगी। एक फर्म को चलते हुए जो जो काम करने होते हैं वो सारे काम करने का इख्तियार तो इनके पास होता होगा। फिर भी अगर समटाइम लगे कि अपने इख्तियार से तजावुज़ कर दिया तो फिर बेहतर ये है कि हम इसके सारे पार्टनर से पूछें कि क्या ये भाई साहब को ये अथॉरिटी थी, और जब सारे पार्टनर्स कह दें कि अथॉरिटी थी तो हम मान लें कि इसके पास अथॉरिटी थी। इस फिनोमेना को कहते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन, तस्दीक करना। तस्दीक करने से, उनके तस्दीक करने से हमें श्योरिटी हो जाती है कि इस पार्टनर ने जो एक्शन किया था वो अपनी ज़ाती वजह से नहीं किया था, फर्म में रहते हुए किया था।
तो अब सवाल ये कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है, मैं ये कहूँगा सवाल ये नहीं है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या आता है, सवाल ये है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या नहीं आता। क्योंकि बिजनेस चलाने का हर काम तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, और चूंकि बिजनेस के मालिक भी हैं, एजेंट भी हैं, सर्वेंट भी हैं और ओनर्स भी हैं, तो ये हर वो काम कर सकते हैं जो बिज़नेस चलाने के लिए चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या कर सकते हैं, किताब ने एक लिस्ट सी दी हुई है कि बिज़नेस चलाने के लिए ये काम कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या नहीं कर सकते। तो एक लिस्ट दी हुई है इनकी इम्प्लाइड पावर पे रिस्ट्रिक्शन की, कि ये फलाना काम नहीं कर सकते अपनी इम्प्लाइड पावर में। तो वो 8 चीज़ों की लिस्ट है जिसको हमने अलग से याद रखना है। अगेन वो फिर रट्टा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लिस्ट आ गई। तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी की कुछ एक्सेप्शन किताब ने अलग से बताई। फिर इमरजेंसी में उसकी क्या अथॉरिटी है, सेम वही अथॉरिटी है जो एक एजेंट की होती थी, कि जो अपने केस में वो करता वो इनके केस में भी करेगा। तो इसी तरह से एक पार्टनर को नजर आया इमरजेंसी सिचुएशन है, बाकियों से रब्ता नहीं हो पा रहा, बिजनेस को मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए जो जो उसको लगा ज़रूरी वो कर सकता है। फाइनली ऑस्टेंसिबल या पेरेंट अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी आपको याद होगा हमने कहा था कि वो फादर और जो उनका बेटा, फादर ने बेटे को इख्तियार दिया, बेटा जाके दुकानदार से डील करता था और दुकानदार मानता था कि ये बेटा बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में उस बेटे की अथॉरिटी ख़त्म कर दी फादर ने, लेकिन दुकानदार को नहीं बताया। सेम गोज विद हियर, हमारा एक पार्टनर है, जो हमारा पार्टनर था वो रिटायर होकर चला गया और हमने नहीं बताया थर्ड पर्सन्स को, तो वो पार्टनर अपने आप को शायद हमारा पार्टनर कहलवाए, या वो कहलवाए या ना कहलवाए, थर्ड पार्टीज को लग रहा होगा कि ये पार्टनर है, वो उससे डील करेंगे और फिर फर्म को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि हमारा एक पार्टनर चला गया, या उस बंदे ने नोटिस नहीं दिया। तो सम टाइम फर्म एक कन्फ्यूजन फैला देती है, जिसकी वजह से आपको उस बंदे की एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सम टाइम एक शख्स अपने आप को खामखा एसोसिएट शो करता है कि मैं फर्म से एसोसिएट हूँ, तब उस बंदे को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम पार्टनरशिप, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट की डिस्कस करते हैं। तो ये चारों बातें किताब ने तोड़ तोड़ के स्प्रेड करके बताई हुई है। हम ज़रा जल्दी से किताब के अंदर ये सारी इंग्लिशें देखने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले एक्चुअल अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी। हर पार्टनर की अथॉरिटी स्पेसिफाइड हो सकती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ये होगी उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी। बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो उसने एजेंट के तौर पे फर्म के लिए किया इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, इन नेम ऑफ फर्म, या कोई भी और मैनर जो एक्सप्रेस कर रहा है इंटेंशन के वो फर्म को बाइंड कर सकता है। तो अथॉरिटी टू बाइंड फर्म इज नोन एज एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। हर पार्टनर की अथॉरिटी की जिसमें फर्म को बाइंड कर सकता है। हर पार्टनर स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बहुत सारे काम कर सकता है और नीचे एक लिस्ट दी हुई है। आपने बस इस लिस्ट को देख लेना है एक दफ़ा, इस लिस्ट को याद नहीं करना, ये इसके साथ स्माइली बना हुआ है कि ये लिस्ट को देख के आपने मुस्कुरा देना है कि बस ठीक है, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये वो काम है जो नॉर्मली कर सकते हैं, आप इसमें जो मर्जी लिख दें। पार्टनरशिप चलाने के लिए जो जो काम आपके जहन में आते हैं ना, आप लिख दें, वो इस लिस्ट में आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो याद रखना है वो ये वाली लिस्ट है कि वो कौन से काम है। फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। ये काम वो अपनी अथॉरिटी में नहीं कर सकता, यानी कि हम खुद से ज्यूम नहीं करेंगे कि पार्टनर के पास ये काम करने का इख्तियार है। ये वो 8 काम है जो बगैर बाकियों से पूछे वो नहीं कर सकता। जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन, फर्म का एक डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन की तरफ ले जाने का इख्तियार अकेले पार्टनर के पास नहीं है, सब पार्टनर्स को मिलकर डिसाइड करना होगा। इसी तरह से बैंक अकाउंट ओपन करना, फर्म का बैंक अकाउंट अपने ज़ाती नाम पे ओपन करना बगैर बाकियों से पूछे, ये मना है। कंप्रोमाइज़ करना, कंप्रोमाइज़ करने का मतलब होता है आप अदालत में थोड़ा कम पे सेटल कर लेते हैं। आपने दूसरी पार्टी पे 20 लाख का केस किया हुआ है और दरमियान में कहीं ना कहीं वो पार्टी आपसे कहती है जी ये 20 लाख का आपने केस किया हुआ, अदालत में मसला चलता रहेगा, आप भी तंग रहेंगे, मैं भी तंग रहूँगा, 12 लाख पकड़ें, गल इथे मुका दें। अब ये कंप्रोमाइज़ है। तो ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर खुद ही से अपने बाकी पार्टनर से बगैर पूछे जाके कंप्रोमाइज़ में कम पैसे पकड़ के लेके आए, बाकी सारे मारेंगे। वो कहेंगे भाई हमने तो 20 लाख पूरा रिकवर करना था। तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते बगैर बाकियों को बताए। आप विड्रॉ नहीं कर सकते से। लीगल केस हुआ है, एक पार्टनर जाके जो है ना खुद ही से आवाज़ार होकर उसने कहा यार क्या मुसीबत है, पेशी पे पेशी, उसने केस ही वापस ले लिया। बगैर बाकियों से पूछा आप केस वापस नहीं ले सकते। बगैर बाकियों से पूछा आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अदालत में इसी तरह से जो है उन्होंने आपसे कहा कि हाँ भाई आप क्या ये मानते हैं कि आपने इतने पैसे हमारे देने हैं, बगैर बाकियों की रजामंदी के ये पब्लिकली लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब मेरी प्रॉपर्टी से मुराद एक्चुअल में जिसको हम कॉमन ज़बान में प्रॉपर्टी कहते हैं। तो
इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि नॉन करंट फिक्स एसेट्स टाइप की चीज़ ये एक्वायर नहीं कर सकता बगैर बाकियों से पूछे, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फर्म की प्रॉपर्टी। एंड सेम फर्म पूरी फर्म को किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं करवा सकता कि पूरी की पूरी फर्म जो है वो किसी और पार्टनरशिप में एंटर हो जाए। तो ये 8 चीज़ें जो आपने समझ तो लेनी है लेकिन याद भी कर लेनी है, क्योंकि रट्टे वाला सवाल इस चैप्टर में से बड़ा कॉमन सा है कि वो बताएं कौन से काम है जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते। एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात की, एम्प्लाइड अथॉरिटी की बात की, किताब में कुछ और बातें भी देखते हैं। एमरजेंसी में पार्टनर के पास अथॉरिटी एमरजेंसी में कि वो तमाम सारे काम कर सकता है जो अपनी फर्म को लॉस से बचाने के लिए एक ऑर्डिनरी शख्स अपने केस में ज़रूर करता। ये 100% वही चीज़ है जो आपने एजेंसी में पढ़ी हुई है। नीचे वो कहते हैं कि अगर आपने फर्म को बाइंड करना है तो जो भी फर्म आप एक्शन कर रहे हैं इस तरह से आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, आप फर्म के नाम वगैरह पे कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया कि ये वाली बात पीछे भी हुई थी, इधर दोबारा रिपीट हुई हुई है। रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। हमने एक्सप्रेस अथॉरिटी को रोक दिया, हमने कहा ये वाला पार्टनर फलाना काम नहीं कर सकता। उस पार्टनर को तो पता है, क्या थर्ड पर्सन को पता है? अगर थर्ड पर्सन को भी पता हो फिर तो थर्ड पर्सन को फॉलो करना होगा उस रूल को, और थर्ड पर्सन को नहीं पता और थर्ड पर्सन वो वाली डीलिंग इससे कर लेता है जो हमने से मना की हुई थी, तो थर्ड पर्सन का कोई कसूर नहीं है, इसने फ्रॉड किया फर्म के साथ। तो थर्ड पर्सन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए लायबल होगा जो उसकी नॉलेज में थे, अदरवाइज पार्टनरशिप के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर थर्ड पर्सन जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन इनमें 8 में से कोई काम करे जो लॉ ने मना किया है कि इसकी अथॉरिटी में नहीं है, तो फिर अब थर्ड पर्सन का कसूर है, उसे पता होना चाहिए था कि कानून में क्या लिखा है। तो ये चूंकि लॉ में लिखा हुआ है ये लाजमी है फॉलो करना, जो एग्रीमेंट में लिखा है वो अगर थर्ड पर्सन को पता है तो उस पर लाजिम होगा, अगर उसे नहीं पता तो उस पर लाजिम नहीं है। फिर रेटिफिकेशन वाली बात हो गई, अगर अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया है, जब भी पार्टनर एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटी से, अदर पार्टनर अप्रूव कर सकते हैं उस अनऑथराइज एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। अकाउंटिंग का वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव, फ्रॉम बैक डेट, पीछे वाले टाइम से। तो पार्टनर ने एक एक्शन किया गुज़िश्ता कल और आज बाकी पार्टनर से लोगों ने पूछा कि क्या ये उसने आपसे पूछ के किया था, उन सब ने कहा हाँ जी उसने हमारी अथॉरिटी से किया था। ये कहलाएगी रेटिफिकेशन, जिसमें आप एक पास्ट एक्शन को फ्यूचर में ओके कर देते हैं, और जब आप ओके कर देते हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, वो फ्रॉम दैट बैक डेट काउंट होता है कि हाँ भाई ये उसी दिन से वैलिड है। इससे सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है, क्या उस बंदे के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, ये कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाती है। और फिर क्या अदर पार्टीज को पता था कि अथॉरिटी है या नहीं, जब पार्टनर्स ने कह दिया एक्सप्रेसली कि इसके पास अथॉरिटी है, तो अब कल को वो लोग ये नहीं कह सकते जी हमें तो पता ही नहीं लगा इसके पास अथॉरिटी थी या नहीं थी। तो रेटिफिकेशन से वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। तो ये रेटिफिकेशन को भी उन्होंने उसके साथ लिंक करके बताया। फिर ये किताब 2 मज़े की बातें करती है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर, इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ आफ्टर पार्टनर। किसी भी पार्टनर को अगर हम नोटिस देंगे तो क्या वो फर्म का नोटिस काउंट होगा? अगर आपने फर्म की लोकेशन पे जाके दिया, फर्म के बिजनेस के तरीके से दिया, एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया, उस पार्टनर ने अपने फर्म के इख्तियारात में रहते हुए नोटिस रिसीव किया, तो एक पार्टनर को दिया गया नोटिस समझा जाएगा कि पूरी फर्म को दे दिया। इसी तरह से एक पार्टनर का जुमला, वो कुछ एडमिट अगर करता है, वो कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो किसी भी पार्टनर की स्टेटमेंट हम उसकी स्टेटमेंट मानेंगे या फर्म की स्टेटमेंट मानेंगे। फिर वही वाली निशानियाँ कि अगर उसने फर्म के अफेयर से रिलेटेड रह के दिया और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो वो मतलब फॉर एग्जांपल फ्रंट ऑफिसर ने वहाँ बैठ के कहा हम आपका एडमिशन प्रोसेस करेंगे, तो उसका जुमला हमारा जुमला है। लेकिन उसने आपको कहा कि मैं आपको आड़ू ला के दूंगा, अब उसका जुमला हमारा जुमला नहीं है। क्यों? वो हमारे अफेयर से ताल्लुक़ नहीं रखता। ठीक है। और फिर समटाइम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। हम सारे बच्चों से ख़ास तरीके से पैसे लेते हैं, और वो फ्रंट ऑफिस पे एक एडमिशन करने वाला आपसे कहता है कि जी आपने मुझे जो है ना वो वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान के फलाना अकाउंट में डॉलर भिजवा देने हैं ताकि मैं आपका एडमिशन प्रोसेस कर दूँ यहाँ। तो है तो हमारे फर्म का बिजनेस, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, हमारे नॉर्मल बिजनेस अफेयर से ताल्लुक़ नहीं है, थोड़ा सा हट के बात की है। तो एक बंदा अगर फर्म के बिजनेस के ही अंदर रहते हुए बात कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका जुमला फर्म का जुमला है। तो ये एडमिशन, असल में एडमिशन पार्टनरशिप में एक और मतलब भी होता है। एडमिशन का मतलब होता है नया बंदा ऐड हो गया, लेकिन ये एडमिशन एडमिट से निकला है। तो किसी भी पार्टनर का कुछ एडमिट करना या कोई जुमला देना क्या कंसिडर किया जाएगा? देन ये वाली बातें जो आपको पता है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, पार्टनर फर्म जो है वो लायबल होगी अपने एक्ट ऑफ पार्टनर की वजह से, और अगर कोई पार्टनर में से एप्लीकेशन करेगा तो भी भाई एक्ट किया बुरा पार्टनर ने, फर्म क्यों लायबल होगी? चूंकि उसने फर्म के अंदर रहते हुए फर्म के बिजनेस के मुताबिक किया है, लेकिन चूंकि उसने गलत एक्ट किया था और फर्म ने मना किया था उसे एक्ट करना है, थर्ड पर्सन का क्या कसूर?
अगर एक पार्टनर ने 10 लाख का नुकसान कर दिया थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन फर्म के किसी भी पार्टनर से रिकवर करके चला जाए। फर्म ये नहीं कहेगी जाओ उसी को पकड़ो वो कसूरवार है, उनकी नज़र में आप सब फर्म है, वो किसी से भी रिकवर कर लेंगे। उस थर्ड पर्सन को देने के बाद फिर ये बाद में अपने पार्टनर की तरफ आएंगे। तो एक कन्फ्यूजन अक्सर लोग पास पेपर में सवाल आता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि जी एक पार्टनर फ्रॉड करके चला गया और थर्ड पर्सन ने फर्म पे केस कर दिया, बताओ फर्म लायबल है या नहीं, और आप जज्बाती होकर कह देते नहीं जी फर्म का क्या कसूर है, फ्रॉड तो पार्टनर ने किया है। आपको कहना है पहले फर्म लायबल है थर्ड पर्सन को इसके फ्रॉड की वजह से, फ्रॉड किया अपने बंदे ने, तो पहले फर्म जिम्मेदार होगी थर्ड पर्सन को, उनको सारी कंपनसेशन करेगी, फिर बाद में फर्म वाले इसे पकड़ेंगे और सारा लॉस इसके जिम्मे डालेंगे कि तुमने हमें देना है। ये ऐसे ही है जैसे एक पार्टनर था जिसको हमने कहा था तुम लॉस के पार्टनर ही नहीं हो, और थर्ड पर्सन से कह दिया ये सारे जॉइंट एंड सेवरल हैं, वो आके उस बंदे को पकड़ के ले गया जो लॉस का पार्टनर ही नहीं था, रिकवर कर लिया सारा कुछ। अब बाहर की दुनिया वाली जिस मर्जी से जो मर्जी रिकवर कर लें, ये आपस में फिर तय करेंगे कि असल में नुकसान किसका था, असल में कौन गड़बड़ पे था। क्लियर है बात? तो अगर एक पार्टनर मिस एप्लीकेशन करे, एक पार्टनर फ्रॉड करे, एक पार्टनर जान के विलफुल नेग्लेक्ट करे, तो फर्म लायबल होगी थर्ड पर्सन को और पार्टनर लायबल होगा फर्म को। तो ये वाली बातें यहाँ पे हैं जो हमने पहले भी देखी हुई हैं। देन ये ट्रांसफरी और ये सारी बातें करने के बाद हम एंड पे पहुँचते हैं होल्डिंग आउट और एस्टॉपल। हमने कहा ये चौथी वाली चीज़ अपेरेंट अथॉरिटी। इसमें दो अपोजिट सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो जो है वो कहलाता है एस्टॉपल और एक कहलाता है होल्डिंग आउट। बड़ा माइनर सा फ़र्क है और किताब को पढ़ते हुए कई दफ़ा वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता अगर कभी पेपर में सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए एस्टॉपल इज़ अ सिचुएशन जहाँ पार्टनर्स कन्फ्यूजन फैला देते हैं बाकी सबको, और होल्डिंग आउट इज़ अ सिचुएशन जहाँ एक बंदा अकेला कन्फ्यूजन फैला देता है दुनिया को। मैं एग्जांपल दूंगा कि एक पार्टनर हमारा पार्टनर था, वो रिटायर हो गया, हमने नहीं बताया थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन को हमारी वजह से कन्फ्यूजन है कि वो हमारा पार्टनर है। अब उस बंदे के एक्शन की वजह से फर्म जिम्मेदार हो रही होगी। वो जाके परचेजेस करता था, वो आज भी जाके परचेज कर रहा है और कहा फर्म से पैसे ले लीजिएगा, तो फर्म लाइबल होगी उस बंदे के एक्शन के लिए। ये सिनेरियो है एस्टॉपल का। एस्टॉपल में फर्म ने कन्फ्यूजन फैलाई होती है और फर्म जिम्मेदारी उठाती है। इसका ऑपोजिट होता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में इंडिविजुअल कन्फ्यूजन फैलाता है और फर्म की जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल को उठानी पड़ती है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा खुद ही से कहता हो जी मैं उस फर्म में पार्टनर हूं, तो बाद में अगर वो फर्म वाले कुछ बुरा करें तो जिसने कहा मैं पार्टनर हूं वो पकड़ा जाता है, और बाद में वो ये साबित भी नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर था या नहीं था, थर्ड पर्सन तो उसको जिम्मेदार ठहराती है। भाई एक शख्स जगह जगह जहाँ बैठता था कहता था मैं उन 4 बंदों के साथ 5वां पार्टनर हूँ, मैं 20% का मालिक हूँ। उस फर्म ने कर दिया कोई 20 लाख का नुकसान किसी का, उस थर्ड पर्सन ने इसको कहते हुए सुना था कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, उसने आके इसको पकड़ लिया, इसको कहा तुम लोग जॉइंट एंड सेवरल होते हैं, तुमसे 100% रिकवर कर लेते हैं, तुम जाके 80% बाकियों से लेते रहना। इसको जदोगोब करके इससे पैसे लेके चले गए। चलो पहला जुल्म तो ये हुआ कि इससे सबके हिस्से के पैसे लेके चले गए। दूसरा जुल्म ये होगा कि जब ये जाएगा उन 4 लोगों के पास कि आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो कहेंगे तुम कौन हो, तुम तो हमारे पार्टनर ही नहीं हो। इसकी पिछले दिनों एक सियासी एग्जाम्पल भी नज़र आई। 9 मई को कुछ मनचले नौजवान ना खुद ही फेसबुक पे कहते थे हम इस जमात के पैरोकार हैं, हम जो है ना मानते हैं, हम जान दे देंगे और हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। अच्छा, उस जमात ने कभी भी उनको एक्नॉलेज नहीं किया था, कभी भी नहीं कहा था जो फेसबुक पे सनसनीखेज़ और ख़तरनाक पोस्टें कर रहे हैं ये हम में से हैं। तो बच्चे खुद ही जज्बाती हो गए, खुद ही से एक इनकलाब लाने के चक्कर में थे, जबकि जो ओरिजिनल लोग हैं वो अच्छे शरीफ ईमानदार लोग थे, उन्होंने इनको ऐसा कुछ नहीं करने को कहा था। तो बच्चे खुद ही से उठे और जाके कुछ चीज़ें जला जलू के और जो है वो उन्होंने कह दिया जी हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, आपने उनको क्यों छेड़ा, आपने उनको क्यों छेड़ा। फिर गवर्नमेंट एक्शन करने पे आई। वो बड़े थे, वो कि कहाँ हाथ आने थे, उन सबको पता है कल परसों फिर वही दोबारा पावर में होंगे। तो वो पकड़े नहीं गई। जो होल्डिंग आउट वाले बहुत सारे पार्टनर्स थे ना, जो खुद ही कहते थे कि हम हैं उस तहरीक के अहम रुकन, उनको पुलिस ने पकड़े, फेंटा, अच्छा खासा फेंटा। अच्छा, अब उस वक्त इनकार भी नहीं कर सकते कि हम रुकन नहीं हैं, क्योंकि वो इतनी दफ़ा क्लेम कर चुके हैं कि हम असल आज़ादी के लिए निकले हैं। चलो फेंटा तो फेंटा, अलग बात है। ये बेचारे पलट के फिर उनको कह भी नहीं पाए कि आप आके हमें बचा लें क्योंकि हम आपके रुकन हैं। उन्होंने कहा तुमने जो हरकत की है वो हमारी है ही नहीं, हम तो नेक लोग हैं, हम तो तशद्दुद चाहते ही नहीं थे।
एग्जाम्पल समझ आई? ये एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा समझ आई होगी। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि भाई पार्टनरशिप भी मानती होगी ये बंदा पार्टनर है और आप भी मानते हो कि आप पार्टनर है, तो अगर पार्टनरशिप मौजूद होगी तो असल अथॉरिटी होगी। इन दोनों केसेस में ना ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में होल्डिंग आउट हो या एस्टॉपल हो, अथॉरिटी होती नहीं है। थर्ड पर्सन को कंफ्यूजन हो जाती है, या तो एक बंदा उठ के कह देता है कि मैं पार्टनर हूं जबकि वो पार्टनर नहीं होता, ये कहलाता है एस्टॉपल, होल्डिंग आउट। एक पर्सन होल्ड्स आउट कि मैं पार्टनर हूं। और एस्टॉपल में क्या होता है, फर्म वाले कह देते हैं कि फलाना शख्स हमारा पार्टनर है जबकि असल वो पार्टनर नहीं होता। तो जब फर्म वाले कहते हैं तो फर्म वाले जिम्मेदार होंगे, और जब ये शख्स कह दे कि मैं पार्टनर हूँ तो ये शख्स जिम्मेदार होगा। तो किताब ने होल्डिंग आउट को एक्सप्लेन किया है, एस्टॉपल को पीछे एक्सप्लेन किया हुआ था, और नीचे उन्होंने दोनों को थोड़ा सा मिक्स किया है। अ पर्सन हु एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी सो रिप्रेजेंटेड, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अपने आप को शो करे या दूसरों से कहे कि मुझे शो करो और उसके बाद वो एतराज़ ना करे, इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर थर्ड पर्सन गिव क्रेडिट टू फर्म पार्टनर बाय होल्डिंग आउट शैल बी लायबल जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनर। किसी भी पार्टनर को होल्डिंग आउट का पार्टनर कैसे कहा जाएगा? ही मस्ट हैव बाय स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर। उसने खुद कहो कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए निकलूंगा। नंबर 2, उसके दोस्त ने उसे टैग करके कहा होगा निकलो हकीकी आज़ादी के लिए, और उसने उस पर दिल बना दिया होगा। ही मस्ट हैव नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, या तो उसने खुद कहा होगा कि मैं पार्टनर हूं, या किसी और ने उसके सामने कहा होगा और वो मुस्कुराता रहा होगा, ओके किया होगा, उसने इनकार नहीं किया होगा। तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है और ये इनडायरेक्ट। अदर पर्सन मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। जो दूसरे पर्सन है उन्होंने ये यकीन किया हो कि वाकई आप जो है वो पार्टनर है। उन्होंने आपको पकड़ते हुए ये मान लिया हो कि आप उसी पार्टी के रुकन है जिस पार्टी को ढूंढ रहे हैं, उसके बड़े तो काबू नहीं आ रहे, चलो बच्चों को पकड़ लिया जाए। ये रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची, लेकिन हम ये बात करते हैं कि आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और उन लोगों को फिर जो थर्ड पर्सन उसे लगता हो कि वाकई आप भी पार्टनर है, तो फिर आप खुद ब खुद पार्टनर बन जाएंगे। पार्टनर इन लाइबिलिटीज ओनली, आपको इख्तियारात कोई नहीं मिलेंगे, आपसे रिकवरी भी सारी हो जाएगी। और अल्टीमेटली तो अगर कन्फ्यूजन फैलाई एक इंसान ने तो वो भुगतेगा, कन्फ्यूजन फैलाई फर्म ने तो फर्म भुगतेगी। फर्म कन्फ्यूजन फैलाती है तो उसका स्टॉपल कहते हैं, और जब एक इंसान कन्फ्यूजन फैलाता है तो उसको होल्डिंग आउट कहते हैं। तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि साइलेंस भी होल्डिंग आउट कहला सकता है। अगर आप खामोश और कोई आपके सामने कह रहा है तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल रिटायरिंग पार्टनर वगैरह पे भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन डिजीज़ या इनसॉल्वेंट पार्टनर पे अप्लाई नहीं होता। डिजीज़ या इनसॉल्वेंट पार्टनर जो है उस केस में होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि डिजीज़ पार्टनर मरने के बाद ये कह नहीं सकता कि मैं उनका पार्टनर हूँ, और अगर कह देगा तो मुसीबत पड़ जाएगी थोड़ी सी। तो डिसीज़ पार्टनर या इनसॉल्वेंट पार्टनर जो है उसके ऊपर ये होल्डिंग आउट का रूल अप्लाई नहीं करता। तो इसमें ये 2-3 लाइंस जो यहाँ पे हैं ये याद कर लीजिएगा कि होल्डिंग आउट के हवाले से क्या शराइत पूरी होनी चाहिए, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो या इनडायरेक्ट हो, और तीसरा ट्रस्ट किया उस थर्ड पर्सन ने आपके उस जुमले पे, चाहे उस तक रिप्रेजेंटेशन पहुंची है या नहीं पहुंची, आपको पता है या नहीं पता, लेकिन अगर लग रहा है कि उसने आप पे भरोसा किया आपकी बात पे, तो यहाँ पे होल्डिंग आउट वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर जाएगा। तो मैंने किताब में ना एक ट्यूटर नोट दिया हुआ है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है, कुछ हार्ड कॉपीज़ भी हैं। ये ट्यूटर नोट ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। मैंने होल्डिंग आउट और एस्टॉपल का फ़र्क डिफ्रेंशिएट किया है। अगर खुदा ना खास्ता पेपर में पूछा जाए, पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग से बता के वो उसको डिफ्रेंशिएट करवाते थे, लेकिन अब किताब में उस तरह से नहीं लिखा हुआ, तो एहतियातन आपको होल्डिंग आउट और एस्टॉपल दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, आपको पता हो। तो ये ट्यूटर नोट बस एक दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही रेयर चांस है कि पेपर में आए, अगर आ जाए तो कम अज़ कम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से गुफ्तगू को हम अपने अगले मरहले में दाखिल करते हैं। एक छोटा सा हमारे पास अदर लॉ का चैप्टर है। नहीं जी, एक पहला और आखिरी सवाल लेते हैं। अगर एक पार्टनर, ठीक है, एक पार्टनर बैठा हुआ है और दूसरा उठ के कहता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, वो वाला पार्टनर जो है वो खामोश रहता है और वो मुस्कुरा देता है एक तरह से, ठीक है जी। इसने कहा मैं पार्टनर हूं, वहां पे 10 लोग बैठे हुए थे। सिनेरियो ये है कि 10 लोग बैठे हुए थे, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने उठ के कहा मैं पार्टनर हूं फलाना फर्म में। उन बाकी 9 लोगों में एक बंदा उस फर्म का पार्टनर भी बैठा हुआ था। लोगों ने उसकी तरफ मुड़ के देखा, वो मुस्कुरा रहा था।
ठीक है, उस मुस्कुराहट इस तरह की थी जिससे लगा कि हाँ भाई ठीक है, इसका मतलब ये बंदा सही बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब इसने होल्ड आउट कर लिया है या इसने दूसरों को अलाउ किया है। अब कल को अगर ये मुकर जाए कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो भी जो फर्म का कोई भी काम है उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली जा सकती है, क्योंकि इसने इतने सारे लोगों की मौजूदगी में और ख़ासतौर पर फर्म के एक नुमाइंदे की मौजूदगी में कहा कि मैं पार्टनर हूँ। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब अगेन अगर एक शख्स कहता है कि मैं इन लोगों का पार्टनर हूँ उस फर्म के पार्टनर्स की मौजूदगी में, और बाद में ये फ्रॉड कर ले, तो यहाँ इस एग्जांपल में, इनकी एग्जांपल में दोनों काम हुआ है, होल्डिंग आउट भी हुआ है, स्टॉपल भी हुआ है। एक बंदे ने क्लेम किया सबके सामने और सबने मान लिया है। दूसरा ये कि इसके फर्म के एक पार्टनर के सामने क्लेम किया, उसने मना नहीं किया, इसका मतलब है वो भी चाहता है कि ये अपने आप को पार्टनर कहलवाए। तो जहाँ कन्फ्यूजन फर्म की तरफ चली गई, फर्म लायबल हो जाएगी, जहाँ कन्फ्यूजन इसकी, और जहाँ दोनों ने मिलकर कन्फ्यूज़ किया है, इसके एक्शन के लिए वो लायबल होंगे और उनके एक्शन के लिए ये लायबल होंगे। लें जी, डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, अदर लॉज के दो सबसे छोटे वाले लॉ, जो 6 लॉज हैं अदर लॉज में, 16, 17, 18 में, उसमें चैप्टर 17 में 2 सबसे छोटे वाले लॉ हैं। हम उनकी तरफ आए। ये 2 ऐसे छोटे लॉ हैं जिसमें तकरीबन क्राइमिंग है। ऑल्दो चैप्टर 16, 17, 18 मेजॉरिटी ऑफ द बेसिस पे प्रॉपर क्राइमिंग ही है, लेकिन चैप्टर 17 की खास बात यह है कि ये तो बहुत आखिरी को क्राइमिंग है। इसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं या फिर सीधी सीधी रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। थोड़ी सी लॉजिक डेटा प्रोटेक्शन के अंदर, हम उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो डेटा प्रोटेक्शन रिलेट्स टू किसी भी बंदे का डाटा, किसी भी शख्स का डाटा। पाकिस्तान में बड़े अरसे से इस चीज़ पर गौर व फिक्र चल रहा है कि एक इंसान का जो पर्सनल डाटा है वो अहम है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। दुनिया में इस तरह के कवानीन 10, 15, 12, 20, 25 साल पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें समझना शुरू हुआ है कि डाटा प्रोटेक्शन एक अहम चीज़ है। तो एक अथॉरिटी बनाने का इनका प्लान है, एक लॉ है जो अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है। किताब में डालते हुए ICAP का ख्याल ये था कि जब तक बच्चों की किताब प्रिंट होकर आएगी तब तक ये लॉ बन चुका होगा, लेकिन वो लॉ अभी तक फाइनल नहीं हुआ, वो ड्राफ्ट स्टेज में है। तो ये लॉ ये कहता है कि हर बंदा जिसका डाटा है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक डाटा सब्जेक्ट होता है जिसका डाटा होता है, और एक डाटा के हैंडलर्स होते हैं, एक डाटा को प्रोसेस करने वाले होते हैं, एक डाटा के कीपर्स होते हैं। आपका डाटा कई जगह पे है। आप कॉलेज को अपना डाटा देते हैं, आप फेसबुक को अपना डाटा देते हैं, आप व्हाट्सएप को डाटा देते हैं, आप हॉस्पिटल को डाटा देते हैं, आप थाने में जाके डाटा देते हैं अगर आपने कोई किराया वगैरह रजिस्टर करवाना है, आप नादरा को जाके डाटा देते हैं, आप पासपोर्ट वालों को डाटा देते हैं। आपके पास एक चीज़ जो बिल्कुल फ्री है वो है डाटा, आप सबको बांट देते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुपों में जाके डाटा देते हैं आप जगह जगह, और वो डाटा देने के बाद फिर परेशान हो जाते हैं कि मेरे डाटा को मिसयूज़ क्यों किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वाज़े वाशगाफ इजाज़त के बगैर आपका डाटा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फ़र्ज़ करें कल को आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप वाले दुनिया से शेयर कर देते हैं, तो आप उन पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट्सएप वालों ने आपको बताया था कि आपका कौन सा डाटा हम शेयर कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, और आपने उसे ओके भी किया था, एक्सप्रेसली ओके किया था। जब उन्होंने आपको अपने एग्रीमेंट दिखाया एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, तो आपने कहा कि कौन फजूल बातें पड़े, जल्दी जल्दी से नीचे जाओ और जाके एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का बटन सबसे ऊपर भी रखा जा सकता था। वो खासतौर पे आपको ड्रैग करवाना चाह रहे थे कि कम से कम एग्रीमेंट देख के आपको हो कि ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ूँ तो सही, और नीचे जाके आपने ओके दबा दिया। आपके ओके दबाने का मतलब है कि व्हाट्सएप ने आपसे ये राइट ले लिया है कि वो आपके डाटा को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो फेसबुक आपका डाटा उठा के मार्केटर्स को दे देता है कि वो मार्केटर्स आपको उस तरह की प्रोडक्ट दिखाते हैं नजर आए। यूट्यूब आपका डाटा उठा के दे देता है। तो ऐसे में जिनके पास डाटा है उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए? उनको डाटा की हिफाजत करनी चाहिए, डाटा की सिक्रेसी का ख्याल रखना चाहिए, डाटा को उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो पर्पज़ के लिए है, डाटा को किसी और को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, आपसे इजाज़त लिए बगैर डाटा के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए, और डाटा की जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। ये तो उनकी ड्यूटीज़ हैं। आपके क्या राइट्स हैं? आपका राइट ये है कि आपका डाटा मिसयूज़ ना हो। आपका राइट ये है कि आप उस डाटा में कभी भी कुछ एडिट करवाना चाहें तो करवा सकें। आप ये जानना चाहें कि आपका कौन कौन सा डाटा कौन कौन सी ऐप या किस किस के पास मौजूद है तो आप जाके उसे देख सकें। ये सब आपके राइट है। आपका राइट ये है कि आप कह दें कि मेरा डाटा डिलीट कर दो तो आपका डाटा डिलीट कर दिया जाए। आप अपनी पसंद से फेसबुक छोड़ना चाहें वो भी आपका राइट है। और आप फेसबुक को ये कहें कि मैं जा रहा हूँ और ख़बरदार मुझे याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी, भुला दो मुझे, तो फिर जब आप अपना अकाउंट इस तरह से डीएक्टिवेट करें तो आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो फेसबुक पे कभी भी किसी भी जगह किसी भी फॉर्म में थी वो सारे के सारे को वाइप आउट करके ख़त्म कर देगा।
तो ये लॉ हमें बताने की कोशिश करता है कि जो डाटा रखने वाले हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और जो डाटा के सब्जेक्ट हैं, डाटा के सब्जेक्ट हैं आप लोग, हम ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल पर्सन जिनका डाटा है। फिर ये बताती है कि डाटा भी 2-3 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा वो डाटा होता है जिससे आपको पहचाना जा सकता है, यानी आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका CRN नंबर, आपकी ये चीज़ें कहलाती हैं पर्सनल डाटा। इस पर्सनल डाटा में अगर एक हसास किस्म का डाटा हो तो उसको हम सेंसिटिव पर्सनल डाटा कहते हैं। इसमें आ जाती हैं आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ वगैरह की डिटेल्स, आपकी बिलीव्स, आपका सेक्ट, आपका ओरिजिन, इन सारी चीज़ों की डिटेल। तो किताब ने इसको डिफरेंट डेफिनेशंस में बताया। फिर किताब एक डेफिनेशन बताती है कॉन्सेंट किसे कहते हैं। कॉन्सेंट कहते हैं जब आप वाज़े वाशगाफ तरीके से किसी स्टेटमेंट के थ्रू या किसी एक्शन के थ्रू डाटा कीपर को इजाज़त देते हैं कि मेरे डाटा को इस्तेमाल कर लो। जल्दी जल्दी से देखते हैं इसमें सीधी सी बातें। यहाँ पर जल्दी से ये देखते हैं, वो कहते हैं लेजिस्लेशन जो है वो ड्राफ्ट स्टेज में है, ये बिल अभी पास हुआ ही नहीं पार्लियामेंट से, इसका ड्राफ्ट फलाना वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इस बिल ने एक अथॉरिटी का जिक्र किया, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये अथॉरिटी लोगों का डाटा मिसयूज़ होने से बचाएगी। फिर किताब 2-3 और लॉस का जिक्र करती है कि इस लॉ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रुकावट है जो इन्होंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो आपने ये वाला पोर्शन बस पढ़ के एक दफ़ा समझ जाना है कि हाँ ठीक है, इन्होंने जस्ट गाइडेंस दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसको एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इस लॉ की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं पेमेंट सिस्टम वाले लॉ में भी इस तरह की कुछ रुकावटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के लॉ में भी इस तरह की रुकावटें हैं, टेली कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसके अंदर भी कि अपने सार्फिन का डाटा मत शेयर करना, ऐसा मत करना। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की कई लॉज में इस तरह की बात है और इसीलिए हम एक बड़ा लॉ लेके आ रहे हैं। वो आया ही नहीं है, जब आया ही नहीं है तो उसका तारुफ और वो इस तरह से नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता होगा एक अथॉरिटी लेके आएंगे, PDPAP, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो डाटा को लॉस या मिसयूज़ से बचाएगा और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा डाटा प्रोटेक्शन की और लोगों को समझाएगा कि आपने क्या करना है। देन की प्रिंसिपल्स क्या है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के? लॉफुल फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो डाटा की कीपर्स है उन्होंने क्या करना है? पर्पस लिमिटेशन, जिस पर्पस के लिए वो डाटा मिनिमाइजेशन, आपसे उतना डाटा लिया जाए जितने की ज़रूरत है। अब अगर हम अपने फॉर्म में आपके दादा का नाम पूछें तो आप कहेंगे कि सर जी हमारे दादा का नाम को आपकी क्या ज़रूरत पड़ गई, बस ठीक है आप सिर्फ हमारे फादर का नाम, हमारा नाम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उतनी इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए जितने की वाकई ज़रूरत है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, गड़बड़ ना करें उसमें। स्टोरेज लिमिटेशन होनी चाहिए, खास लेवल तक स्टोर करें और उसके बाद उसे ख़त्म कर दें। अगर आप हमसे पढ़ के जा चुके हैं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके डाटा को, आपके फॉर्म्स को हम संभाल के क्यों रखें, स्टोरेज से उड़ा दिया जाए। इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इसकी सिक्योरिटी, सिक्रेसी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबल हैं, जब भी कोई पूछे मेरे डाटा के साथ क्या हुआ तो बता सकें कि आपका ये डाटा और इस डाटा के साथ हमने ये किया। देन लोगों के क्या राइट्स हैं? बी इन्फॉर्म, उन्हें बताया जाए, जो आप सबको बताया जाता है और टाइम कम होता है तो आप लोग जल्दी जल्दी से ओके कर देते हैं। एक्सेस टू डाटा, आप देखना चाहें तो देख सकें कि आपका डाटा कहाँ है, उसकी कॉपी लेना चाहें, आप उसके एरर ठीक करवाना चाहें, आप कहें कि मुझे भुला दो, आप अपने आप को इरेज करवाना चाहें, आप अपने डाटा की प्रोसेसिंग मार्केटिंग पे एतराज़ करना चाहें, प्रोसेसिंग रुकवाना चाहें, डाटा की पोर्टेबिलिटी की बात आप चाहें कि मेरा डाटा इधर से उधर मूव हो जाए, या आप एक ऐप में जाते हैं और ऐप वाले कहते हैं अपना नया अकाउंट बनाओगे या गूगल से कंटिन्यू करना है, आप कहते हैं गूगल से कंटिन्यू, तो आप इस ऐप को इजाज़त दे रहे होते हैं कि ये गूगल से आपका डाटा उठाए और उस डाटा को फेच करके अपने पास ले आए। तो आप कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं, आप रेलेवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे डाटा को मिसयूज़ किया गया है। तो मज़े का लॉ है, ज़्यादा वक्त होता तो हम फिर समझते हैं कि डाटा के राइट्स वगैरह क्या हैं। जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा सब्जेक्ट वो नेचुरल पर्सन है जो हुई सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल डाटा, जिसके डाटा की बात हो रही है। कॉन्सेंट किसे कहते हैं? कोई भी फ्रीली गिवन स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड एंड अनएम्बिगुअस इंडिकेशन, कोई भी आज़ादी से दी हुई स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड और किसी भी किस्म के डाउट से पाक ऐसी इंडिकेशन ऑफ डाटा सब्जेक्ट, उस इंसान की इंडिकेशन जिसमें वो ये विश कर रहा है कि वो ही या शी बाय स्टेटमेंट और बाय क्लियर अफर्मेटिव एक्शन, या एक स्टेटमेंट दे या एक ऐसा एक्शन करे जिससे नज़र आ जाए कि उसने सिग्निफाई किया है कि भाई मेरे डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो हम एंड पे कॉन्सेंट या ओके को क्लिक करते हैं वो बेसिकली कॉन्सेंट ऑफ डाटा सब्जेक्ट है। अल्फाज से एक्सप्रेसली या एक्शन से इम्प्लाइडली आप अगर कहते हैं कि मेरे डाटा को इस्तेमाल कर लें तो ये है। फिर पर्सनल डाटा और सेंसिटिव पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक डाटा सब्जेक्ट की है जो उससे पहचाना जा सकता है, ठीक है, या वो और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास है उसको जोड़ के अगर देखें तो बंदे को पहचाना जा सकता है। इसमें सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी आ जाता है।
यानी सेंसिटिव पर्सनल डाटा इज पार्ट ऑफ पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा जिस डाटा से आपकी पहचान हो सके। सेंसिटिव पर्सनल डाटा आपका वो डाटा पर्सनल डाटा में से जो आप नहीं चाहते, मतलब हो सकता है आपका नाम अगर कहीं पुकारा जाए तो आपको ज़्यादा बुरा ना लगे, आपका CRN अगर किसी को पता लग जाए तो शायद आपको बुरा ना लगे, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड किसी को पता लग जाए या आपके मोबाइल का जो अनलॉक पैटर्न है वो किसी को पता लग जाए तो शायद इस पर आप ज़रा थोड़े से ज़्यादा हसास होंगे। तो कुछ चीज़ों पे लोग ज़रा ज़्यादा हसास हैं। तो पर्सनल डाटा हर वो डाटा जिससे इंसान पहचाना जा सके, और सेंसिटिव पर्सनल डाटा वो डाटा जो स्पेसिफिकली 2-3 तरह की चीज़ों से रिलेटेड है। पहले मैं इस तरफ आता हूँ, फिर ऊपर वाला जुमला कंप्लीट करते हैं। ऐसा डाटा जो एक्सेस कंट्रोल, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह की चीज़ों का डाटा हो, या फिर पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डाटा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ कंडीशन जो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बारे में सबको पता लगे। कोई भी डिटेल, आपकी एथनिसिटी, रिलीजियस बिलीव्स या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इस एक्ट ने कहा है वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन हो गई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल, आपकी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और आपके मज़हब, आपके अकायद और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड। ये 3 तरह की चीज़ें आपका सेंसिटिव पर्सनल डाटा है जो आप नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए, और ये पर्सनल डाटा में शामिल होता है। पर्सनल डाटा में 3 चीज़ें शामिल नहीं होती। वो 3 चीज़ें क्या है जो शामिल नहीं होती? हम कहते हैं एनोनिमाइज डाटा नहीं आएगा, एनोनिमस। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक दफ़ा एक बच्चे ने इस तरह से किया था, तो ये एक एनोनिमस वो है। अगेन मैंने शायद थ्योरी को समझाने के लिए कि थ्योरी अगर आपको नहीं भी पसंद तो आप समटाइम इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और आप उसको तैयार करते हैं। शायद मैंने एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी हो। अगर मैंने एग्जांपल दी है ये कह के कि जी एक बच्चा जिसने पिछली दफ़ा मेरिट सर्टिफिकेट लिया तब ये एनोनिमस नहीं रहा, मैंने कुछ ऐसी बात बता दी है जिससे आप उसे पहचान सकते हैं कि हाँ भाई पिछले सेशन में रीसेंट रिजल्ट में कंपनी लॉ में मेरिट जिन साहब का आया था, सर ने क्लास में जिक्र किया था, मैंने नाम तो नहीं लिया लेकिन मेरे अल्फाज से वो पहचाना जा रहा है, ये पर्सनल डाटा है। और अगर मैं कहूँ कभी माजी में एक दफ़ा एक सब्जेक्ट में मेरे एक स्टूडेंट का मेरिट आया था, अब पता नहीं वो कौन से माजी में मेरे इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट की किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मैं कहूँ एक स्टूडेंट जो कि बड़ा परेशान होता था थ्योरी को लेके, उसने यूँ किया, तो ये एनोनिमस डाटा। एनोनिमस का मतलब है नाम नहीं ले रहा, तो एनोनिमाइज डाटा इसमें काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे अल्फाज से पहचाना जा रहा है तो वो एनोनिमाइज डाटा नहीं है। एनक्रिप्टेड काउंट नहीं होगा, जो कन्वर्ट हुआ हुआ है पासवर्ड वगैरह में, जो कन्वर्ट हुआ हुआ है स्पेशल कैरेक्टर्स में, तो वो डाटा जिस तक कोई पहुंच जाए तो उसे पढ़ के पहचान ना सके, वो एनक्रिप्टेड डाटा है। इसी तरह से सूडोनिमाइज डाटा, लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो अगर आपको सूडोपोडिया लिखना आता हो, बायो के अंदर जो लिखा जाता था गालिबन, तो सूडो PSEUDO, सूडो यहाँ तक, सूडोनिमाइज्ड। सूडोनिमाइज्ड डाटा होता है कि आप एक ओरिजिनल डाटा को रिप्लेस कर देते हैं कुछ और करैक्टर्स के साथ, कुछ और बातें वहाँ पे लिख देते हैं, कुछ और चीज़ें कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह एक बच्चे का हम फॉर्म एंटर कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट पे अपने फॉर्मेट में एंटर कर रहे हैं, बच्चे ने अपना फ़ोन नंबर हमें नहीं दिया। जैसे ही बच्चे का डाटा एंटर करके ओके करते हैं, वो कहता है भाईजान ये फील्ड तो खाली है, हम एम ही लिख देते हैं 1 2 3 4, ओके करते हैं, वो कहता है ना भाई टेलीफोन नंबर में तो इतने डिजिट्स होते हैं। तो अब क्या होगा कि हमने उसका पेट भरने के लिए अगर हम 00000 करके इस तरह से 13 डिजिट्स लिख दें और वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो इस वक्त हमने डाटा जिस फॉर्म में एंटर किया वो क्या कहलाएगा? सूडोनिमाइज्ड डाटा। समटाइम जब आप कहते हैं ना मेरा डाटा डिलीट कर दें सिस्टम में से, तो लोग आपके डाटा को सूडोनिमाइज्ड कर देते हैं, उसको कुछ और कैरेक्टर्स में बदल देते हैं जिससे वो डाटा भी पहचान में नहीं रहता और उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइन आइटम डिलीट कर देते हैं ना डेटाबेस में से, तो आपके बहुत सारे फार्मूले डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके बहुत सारे लिंक खराब हो जाते हैं। तो आप वो डिलीट नहीं करना चाहते, आप उसकी शक्ल बदल देते हैं, तो शक्ल बदलने को सूडोनिमाइज कहते हैं। तो एनोनिमाइज, एनक्रिप्टेड और सूडोनिमाइज डाटा इसमें काउंट नहीं होगा। वक्त कम है और मुकाबला सख्त, उस कम वक्त की जंग में जल्दी से आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, तो अगर कल पढ़ेंगे तो कल वाला कब पढ़ेंगे? इस तरह से अगर भागते रहेंगे तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। एक वक्त आएगा कि आपको समझना होगा कि जो आज है वो आज इंपॉर्टेंट है। जब आप आज का 5 मिनट का काम भी अगले दिन पे डाल देते हैं ना, तो फिर वहीं से आपके पेंडिंग लेक्चर्स की इब्तिदा होती है। आज वो वक्त आ गया है कि हम इस गलत रविश को ख़त्म कर दें। शाबाश, मुझे आप सब लोगों पे फ़ख्र है, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही सोचा कि हमें आगे पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक जुर्म। ये बहुत ही छोटा सा लॉ है, इसमें सिर्फ रट्टा मारना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। मैं थोड़ा सा रफ्तार तेज़ कर देता हूँ, शायद 1 आध मिनट हम ऊपर चले जाएं अपने टाइम से।
इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जुर्म। फिजिकल दुनिया में फिजिकल कत्ल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कत्ल होते हैं। फिजिकल दुनिया में फिजिकल हत्या की इज्जत होती है, ऑनलाइन दुनिया में ऑनलाइन हत्या की इज्जत होती है। फिजिकल दुनिया में अगवा होते हैं, ऑनलाइन दुनिया में अगवा होते हैं। फिजिकल दुनिया में चीज़ें चोरी होती हैं, ऑनलाइन दुनिया में लेक्चर चोरी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इज सम क्राइम जो कि इंटरनेट पे किया गया है, सम टाइम जो किसी टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। तो ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसे लॉ की जो पहचाने के क्राइम किसे कहते हैं, जो देखे कि क्या चीज़ है। फिर इन्होंने कुछ वर्ड्स डिफाइन किए। एक्सेस कहेंगे जब एक बंदा एक डाटा तक पहुंच जाए और उस डाटा को देख सकता हो। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है जब एक बंदा एक ऐसे डाटा तक पहुंच जाए जिस तक उसको जाने की इजाज़त ना हो, या इजाज़त हो थोड़ी सी और वो ज़्यादा डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे अनऑथराइज एक्सेस। तो अगर एक बंदा किसी डाटा को एक्सेस कर ले, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस कर ले, फिर डाटा डैमेज का कॉन्सेप्ट है। अगर उस डाटा को डिलीट कर दे, करप्ट कर दे, उसकी फॉर्म चेंज कर दे, उसको कंप्रेस कर दे, तो ये सारा डाटा डैमेज कहलाता है। ये सारी गड़बड़ जो है वो समटाइम किसी सेंसिटिव सिस्टम के साथ भी कर सकता है। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं एक ऐसे सेटअप को जो इतना सेंसिटिव है कि उससे मुल्क की सलामती दांव पे लग सकती है। एक बंदा छेड़खानी करते हुए, हैकिंग करते करते पाकिस्तान का डिफेंस का सिस्टम हैक कर दे और वो अपने दोस्तों से कहे देखना मैंने सारे रडारों के साथ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लगा दिया है कि जहाज़ आ भी जाए दुश्मन मुल्क का तो पता ही नहीं लगेगा इन्हें, देखा कितना मज़ा आएगा, ठीक है। वो तो आपने मुल्क की सलामती के साथ खेल गए। आपने मुल्क की कोई अहम सर्विस को मुअत्तल कर दिया, कोई 1122 के नंबर को ख़राब कर दिया, आपने कोई फायर ब्रिगेड वगैरह के सिस्टम को नाकारा कर दिया, आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़राब कर दी, तो ये कहलाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेशन मौजूद है, आप इसे पढ़ लेंगे, डेफिनेशन में हम कल सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है जिसको सही से याद करना होगा। इस टेबल में इन्होंने बताए हैं मुख्तलिफ तरह के ऑफेंसेस और उन ऑफेंस के आगे उनकी सज़ाएँ बताई हैं। 4 कॉलम है, इसमें ऑफेंस बताया हुआ है, इसमें ऑफेंडर जिसने वो ऑफेंस किया है, इसमें उसको कब तक की कैद हो सकती है, कितने अरसे तक की, और इसमें लिखा हुआ है उसको कितना जुर्माना हो सकता है। तो इन 7 में से कोई भी काम करेंगे तो ये 6 तरह के जुर्माने हैं। जो 6वां और 7वां लाइन आइटम है ना, ये आपस में मर्ज हुए हुए हैं। अब इसमें इस टेबल को किस तरह से यूज़ करना है, पहले 3 में अनऑथराइज एक्सेस है, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज कॉपिंग। एक बंदा एक्सेस करता है बगैर इजाज़त के और एक बगैर इजाज़त के कॉपी करता है। एक्सेस करना लेवल 1 है और जो सेकंड लेवल का ऑफेंस है वो है कि किसी ने उसे कॉपी कर लिया। और तीसरा इंटरफेयर कर दिया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की, कॉपी तो किया उसको भी जो है ना वो ख़राब कर दिया, उस सिस्टम में गड़बड़ करने की कोशिश की। यही 3 लेवल के ऑफेंस अगर आप करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अनऑथराइज एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनऑथराइज कॉपी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा और इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 6वां सबसे बड़ा ऑफेंस है। इसी के साथ 7वां ऑफेंस जुड़ा हुआ है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। आपने किसी ऑफेंस को ग्लोरीफाई किया, कोई दहशतगर्दी या कोई इस तरह की किसी हरकत को आपने पजीराई की, आपने उसको ओवरऑल इंटरनेट पे शेयर किया या लोगों को कहा कि हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। वक्त का मैं मुकाबला सकता है। कितनी सज़ा, 3 महीने की, 6 महीने की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल तक की कैद और 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ यहाँ तक के फाइन्स। तो इस टेबल को याद करने के कुछ टोटकों को हम देख रहे होते हैं कि नॉर्मली अगर आप पहला 50,000 याद रख लें तो आगे 2-5 की मल्टीप्लिकेशन है। हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 5 से। 50,000 को 2 से करें लाख, 5 से करें 2 से करें, 5 से करें 2 से करें। तो पहला 50,000 पकड़ के 2-5 जो है वो करते जाना है। तो ये याद रह जाएंगे बशर्त कि आपने वो तरतीब सही रखी है। सादा एक्सेस, कॉपी, इंटरफेरेंस, एक्सेस क्रिटिकल में, कॉपी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटरफेरेंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो 6वां वाला है वही 7वां वाला भी है ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस, उसकी फाइन पेनल्टी सेम है। इधर ईयर्स लिखे हुए हैं। ईयर्स के बारे में अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रट्टा लगाते हैं। कुछ ये करते हैं कि 362, 357, 362, 357, पहले 2 में मंथ लिख देते हैं, बाकी जगह ईयर्स लिख देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कहें 3 और 6 मंथ्स ऊपर और उसके बाद आप पहले 4 प्राइम नंबर्स लिख दें, 2, 3, 5, 7। ये ज़रा ज़्यादा मैथ वाली बात हो गई। तो अगर आपको दूसरी बात अच्छी लगे 362 और 357, तो ये अलग अलग इसको याद रखने की अप्रोचेज़ हैं। तो इस टेबल को रट्टा मारने और ICAP ने अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल पूरा का पूरा भी पूछा हुआ है। तो ICAP जो है वो ये वाले कॉलम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर कभी कुछ याद करने का मूड हो रहा हो तो सिर्फ आखिरी वाले के आगे जो लिखा हुआ है बस ये याद रखना है। ये ऑफेंडर वही है, लेफ्ट वाला ऑफेंस है, वो कहते हैं जिसने ये हरकत की वो ऑफेंडर है।
तो ये टेबल आपको डिफरेंट तरह की हरकतों पे डिफरेंट जुर्माने बता रहा है। तो इस लॉ में जो मेन की है वो ये है, और देन डेफिनेशन दी हुई अनऑथराइज एक्सेस की इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेस की। असल डेफिनेशन है डाटा डैमेज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दो को ज़रा सही से याद करते हैं, कल इसके ऊपर सवाल जवाब कर लेंगे, मतलब उसको हम कल के ऊपर डाल सकते हैं कि अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप पूछें कि सर वो वाली लाइन नहीं समझ आई, तो बगैर मज़ीद रहमत किए या आपको तकलीफ़ दिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।